बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे गुजर रहे हैं आप सबके रोज़े? यहाँ इस्लामाबाद में तो फिर से ठंड आ गई है। मैं भी अभी बस इसका तेरे प्यार की खुशबू के 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। आज मैं इसका चौथा पार्ट स्टार्ट करने लगी थी, तो सोचा साथ साथ चाय पी जाए और साथ साथ आपसे थोड़ी सी बातें भी हो जाएं। कैसा लग रहा है आपको ये नावल? अपना जो कमेंट सेक्शन में अपने जो है ना व्यूज़, उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा कपल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस कपल की स्टोरी ज़्यादा प्यारी है और क्या चीज़ आपको इस नावल में अच्छी लग रही है। ये कमरोज़ शहर का नावल है तेरे प्यार की खुशबू, जो कि 3 पार्ट हम उसके पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका चौथा हिस्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे प्यार की खुशबू। याले, आज तुम्हारा प्लास्टर उतर जाएगा। बोलो तो यहीं डॉक्टर को बुलवा लूं या अस्पताल चलोगी? सिमरन उसके लिए सेब काट रही थी और एक फांक काट कर उसके मुंह में डाल रही थी। नहीं सिमरन भाभी, मैं अस्पताल ही चलूंगी। सच इस कदर उकता गई हूँ, बेड पर लेटे लेटे कमरे में बिल्कुल कैद होकर रह गई हूँ। बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं अस्पताल ही चलूंगी, सेब खाते हुए बोली थी। चलो ठीक है, फिर तुम जल्दी से ये सेब ख़त्म करो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूंगी, फिर चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता और बातों बातों में सिमरन ने उसे 2 बड़े सुरख सेब खिला दिए थे। इतने में हीरा भी कमरे में चली आई थी। उसने वार्डरोब से उसका कॉटन का सूट निकाला। सिमरन ने उसे चेंज करवा दिया था। दोनों के सहारे वो कमरे से बाहर निकली थी। अरे ये क्या कर रही हो? नजमा बेगम अपने बेडरूम से निकलकर याले के पास आ रही थी। उसे उन दोनों के सहारे आते देखा तो तेजी से उन तीनों के पास आई। मामा, मैं अस्पताल जाऊंगी, याले ने पहले ही कह दिया। मगर बेटा, डॉक्टर फरीद ने कहा है कि वो खुद शाम में यहाँ आ जाएंगे। जहाँ इतना सब्र किया, वहाँ थोड़ा सा और कर लो। नहीं मामा, अब मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। जब डॉक्टर अंकल ने कहा है कि आज निकलेगा तो शाम की देर क्यों करें? मगर चंदा, तुम कैसे नीचे उतरोगी सीढ़ियों से? नजमा परेशान हो गई थी उसकी निराली जिद से, क्योंकि घर में उस वक्त कोई मर्द ना था जो उसे नीचे लेकर जाता। मैं हिम्मत कर लूँगी मामा, आप परेशान मत हो। याले, कभी कभी तुम पर बहुत गुस्सा आता है, मानती नहीं हो, अपनी ही करती हो। अगर खुदा न खासा कोई और ऊंच नीच हो गई, फिर नहीं कोई नहीं जा रही हो तुम। वो तो सोच कर ही दिल थाम गई। सिमरन, तुमने भी इसे नहीं समझाया? नजमा ने सिमरन को देखा था। मामा, मैं इसे यही कहा था कि यहाँ प्लास्टर खुलवाओगी या अस्पताल चलोगी, मगर उसने तो अभी चलने की जिद लगा ली। सिमरन को भी शर्मिंदगी होने लगी। अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता था उसे। हद होती है जिद्दीपन की भी। बस मैंने कह दिया तुम शाम में चलोगी या फिर डॉक्टर फरीद खुद यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने अटल लहजे में कह दिया। नहीं मामा, मुझे अभी जाना है। मगर या ले, तुम्हारे पापा आरफीन भी तो नहीं है ना? नीचे जरमील, जो आसिफ को खुदाफिज कहकर निकलने लगा था, ऊपर से आती आवाज़ों पर रुक गया। वो समझ गया था मामले की नोयत को। याले की जिद्दी तबीयत से वो भी अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर उसने कह दिया तो वो अपने कहे पर ज़रूर अमल करेगी। वो अपना जाना थोड़ी देर के लिए मुलतवी किए ऊपर चला आया और उसके पीछे आसिया भी आ गई थी। क्या बात है चाची जाना, परेशान क्यों लग रही हैं? जरमील ने संजीदगी से नजमा से पूछा था। उसका ऊपर आना याले को इस कदर नागवार गुजरा था कि सिमरन को चलने का कहने लगी थी। उसने जरमील को कोई अहमियत नहीं दी थी। कुछ नहीं जरमील बेटा, याले परेशान कर रही है, सुन ही नहीं रही मेरी। डॉक्टर फरीद ने कहा है कि वो शाम में खुद आएंगे प्लास्टर खुलवाने, मगर ये लड़की अपनी जिद पर अड़ी है कि अभी अस्पताल जाना। उन्होंने कुछ गुस्से से याले को देखा था। जमील की भी निगाहें याले की सिमत उठी, जो रुख फेरे सिमरन से चलने का बोल रही थी। याले, क्यों परेशान कर रही हो? चची जान को ठीक तो कह रही हैं, शाम तक इंतजार कर लो। सिमरन भाभी, मैंने यहाँ किसी से मशवरा नहीं मांगा, जब बोल दिया कि जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी। उसने तो न कर जिद्दी लहजे में कहा। जमील भी समझ गया कि वो तो उसे देखकर और भी जिद्दी हो गई थी। याले, नजमा ने सख्ती से उसे डांट दिया। नहीं, उन्हें याले का लहजा सख्त नागवार गुजरा था। वो मजीद भी कुछ कहती कि जमील ने रोक दिया। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है सिमरन भाभी, चलें भी? उसने जरमील को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसको उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। जरमील ने एक साथ सांस खींची थी और फिर बिना कुछ और कहे आगे बढ़ा था। हटो तुम दोनों। वो उसके करीब आया। हीरा और सिमरन को हटने के लिए कहा। वो दोनों पीछे हटी थी कि जरमील ने झुक कर याले को अपने दोनों मजबूत आहनी बाजों में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह उठा लिया था। ये क्या बेहूदगी है? वो तो उसकी इस हरकत पर सरतापा सुलग कर रह गई थी, मगर उसने कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो उसने जहमत की। दूसरे पाँव में भी प्लास्टर चढ़वाने का इरादा है क्या? तो बताओ, मैं ही तुम्हें यहाँ से छोड़ देता हूँ। पहली सीढ़ी पर आकर उसने हल्का सा ढीला छोड़ा तो उसने डर के जमील का मजबूत शाना सख्ती से पकड़ लिया था, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। छोड़ना तो आपका पसंदीदा मशगला है। वो तंज से बाज नहीं आई थी। जमील भी उसके तंज को अच्छी तरह समझ गया था। मेरी जान, एक मौका तो दो। जिंदगी भर खुद ही मेरी बाहों से निकलने की ख्वाहिश नहीं करोगी? उसके तंज का बुरा मनाए बगैर नहाए चाह से उसे देखते हुए शौक ही भरे लबो लहजे में कहा था उसकी
इस बेबाक गुफ्तगू पर वो बुरी तरह झिम कर रह गई थी। आप मुझे नीचे उतारिए, आपकी किसी भी चीप गुफ्तगू से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हकीकत तो ये थी कि वो उसकी बेबाक गुफ्तगू से अंदर ही अंदर सहमने लगी थी। इन 2 सालों में ज़मीर बहुत बदल गया था, जिसका अंदाज़ा उसे हो चुका था। कौन कह सकता था कि सोबर से संजीदा रहने वाले गुस्से वाले जरमील का ये रूप भी देखने को मिलेगा। उसे याद था शादी से पहले वो हीरा के सामने कितना मजाक उड़ाया करती थी जरमील का। कभी कभी तो हीरा बुरा भी मान जाती थी, बस गुस्से में ये बात बोल देती कि अल्लाह करे तेरी किस्मत में जरमील भाई का साथ हो। जिस पर वो कहती जरमील भाई को अपनी ही तरह की कोई संजीदा सी मिच्योर लड़की चाहिए, मगर किसे मालूम था कि दवाएं यूं भी कबूल होती हैं। शोको चंचल चुलबुली सी हरदम हंसते मुस्कुराने वाली इमिच्योर सी याले जरमील जैसे अकड़ू बंदे के नसीब में लिखी जा चुकी थी। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि जरमील की गंभीर आवाज ने उसका सकूत तोड़ा था। सोच लो, अगर तुम खुद नीचे उतरने का बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें सीधा अपने और तुम्हारे मुश्तरका बेडरूम में उतारूंगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, वहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। तुम जानती तो हो मेरी जिद को। जोमानी बात की सरगोशी का मतलब वो अच्छी तरह समझ गई थी, और उससे पहले कि वो अपने कहे पर अमल करे, पीछे से सिमरन भाभी मामा को जोर जोर से पुकारने लगी थी। हाँ चंदा, मैं बिल्कुल आपके पीछे खड़ी हूँ। बहुत करीब से नजमा की आवाज़ आई तो जरमील ने हल्का सा रुख मोड़ा। वो चारों मुंह नीचे किए धीमी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जरमील थोड़ा सा खफीफ सा होकर रह गया। यकीनन उन लोगों ने उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो हौले से मुस्कुराते हुए नीचे उतरा और नहायत आहिस्तगी से उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आप लोग यहीं रुके, मैं याले को लेकर अकेले ही जा रहा हूँ। उसने उन चारों को आने से रोक दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। याले ने विंडो से सिमरन को आवाज़ दी, मगर जरमील ने आगे बोलने का मौका दिए बगैर गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। सिमरन भाभी को तो आने दे, उसने जरमील को घूरा। क्यों, मेरे साथ अकेले जाने में क्या कबाहत है? शौहर हूँ तुम्हारा, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। हूँ शौहर, जिम्मेदारी। यारे मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह गई। बहुत जल्दी आपको मेरी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। वो पहलू बदल के रह गए। चलो देर से ही सही आ तो गया, अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लो, सारी नाराजगी दूर कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। जरमील ने हल्का सा गर्दन मोड़ के याले को देखा। सुरमई कांच में उसके लिए शोखी का एक जहां आबाद था, जिसे वो बुरी तरह नजरअंदाज कर गई। कतई नहीं, ये आपकी भूल है कि मैं वापस आपके पास आऊंगी। उससे जरा सी सख्ती से जवाब देकर चेहरे का रुख उसकी तरफ से फेरकर विंडो से बाहर की तरफ कर लिया, जिसका मतलब था वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती है। चलो खैर, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो नीचे उतरो, अस्पताल आ गया है। कोई 1 घंटा लगा था उन्हें अस्पताल में। डॉक्टर फरीद ने उसका प्लास्टर खोला और सर का जख्म चेक किया। गुड गर्ल, बहुत जल्दी कवर कर लिया है आपने खुद को। डॉक्टर फरीद ने मुस्कुराते हुए याले को देखा। डॉक्टर अंकल, मैं अब कहीं भी आ जा सकती हूँ ना? वो खुश हो गई थी। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, आप इस्लामाबाद घूमने जा सकती हैं। उन्होंने बात को मजाक का रूप दिया था। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ? याले ने हैरानी से देखा। बेटा, मुझे सलीम ने सब बता दिया था कि आप इस्लामाबाद जाने के लिए किस कदर एक्साइटेड थी, मगर अपने जख्म की वजह से कैंसिल करना पड़ा। जब ही तो 15 दिन के जख्म को 1 हफ्ते में कवर कर लिया है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अंकल। असल में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ। उसकी सब आंखों से खुशी की रोशनी सी फूट रही थी। उसके चेहरे पर इस कदर खुशी थी कि साथ बैठा जरमील मबहूत सा देखने लगा। ओके डॉक्टर अंकल, अल्लाह हाफिज़। वो खड़ी होगी। ओके माय चाइल्ड, टेक केयर। वैसे तो अभी इंशाल्लाह कोई दर्द वगैरह नहीं होगा, मगर फिर भी अगर सर के जख्म में दर्द उठे तो मैं ये टैबलेट लिख कर दे रहा हूँ, उसे खा लेना। और ख़ास बात की अपनी ग़िज़ा का प्रॉपर ख्याल रखना। डॉक्टर फरीद ने उसे एक वाइट पेपर पर टैबलेट का नाम लिख कर दिया। ओके थैंक यू। वो मुस्कुरा कर कमरे से निकल गई। वो बहुत खुशी और मुसरत महसूस करी थी अपने अंदर। कितने दिन बाद अपने पैरों पर चली थी। उसकी ये बेइंतहा खुशी उसकी सब आंखों से ही नहीं, उसके चेहरे से भी आया थी। बहुत खुश हो जमील को। वो उस पर हर शय से ज़्यादा हसीन लग रही थी, सबसे मुनफरिद और अलग। क्यों, मुझे खुश नहीं होना चाहिए? नहायत जलकर जवाब दिया। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी अपनी खुशी में शामिल कर लो। याले ने सिर्फ चंद पल खामोशी से उसकी आस भरे सरमई कांच में देखा था और नफ़ी में सर हिलाकर चेहरे का रुख ही फेर गई। याले, मत नाम ले मेरा। मेरी खुशियों में, मेरे दिल और दिमाग में, मेरी ज़िंदगी में आपकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए नफ़रत से उसे बुरी तरह झटक दिया था। गुंजाइश निकालने की कोशिश तो करो। जमील ने स्टेयरिंग घुमाया था। नहीं निकाल सकती हूँ, चाहूँ भी तो आपको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। आपने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं उन दुखों का मैं दावा करना चाहता हूँ। वो आज फिर जान तोड़ कोशिश कर रहा था याले को मना लेने की। नहीं, आप मेरे अंदर के ज़ख्मों का मदावा नहीं बन सकते। आप मेरे जज़्बों एहसासात के कातिल हैं। खून किया है मेरे अरमानों का, मेरे ख्वाबों को रेज़ा-रेज़ा करने के गुनाहगार हैं आप। मेरी ज़िंदगी, मेरे जिस्म और रूह को जिस तरह इस एक रात में छलनी-छलनी किया है, उसका आप ज़िंदगी भर मदावा नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। मत आया करें मेरे सामने। आपको देखकर मेरे ज़ख्मों में फिर से टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। बिलाखिर उसकी सब्ज़ आँखों से चंद मोती टूटकर रुखसार पर बिखरने लगे। इन आंसुओं को देखकर ज़मीर का दिल कटकर रह गया। किस कदर दुख हुआ था। उसके आंसू देखकर ज़मील ने बेख्तियार
गाड़ी साइड में रोक दी। याले, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। प्लीज़ इस तरह मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। ज़मील ने बेसाख्ता उसकी तरफ झुका और उसका मरमरी सफ़ेद हाथ थामने की कोशिश करने लगा। याले को तो जैसे 100 वॉलेट का करंट छू गया हो। हाथ मत लगाएं मुझे, और ये गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? आप गाड़ी चलाएं वरना मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगी। उसने ज़मील का हाथ बुरी तरह झटकने के बाद इधर उधर देखा तो गाड़ी को रुका देखकर उसका पैमाना लबरेज हो गया। उसकी आंखों से मजीद दरिया बहने लगा था। ओके तुम चुप हो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। वो घबरा के रह गया। याले का यूं रोना देखा नहीं जा रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। याले ने खामोशी से अपने बहते आंसुओं को बेदर्दी से साफ किया और उसकी तरफ से चेहरा मोड़ लिया। जमील ने उसकी खामोशी को बेबसी से देखा और निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। फिर पूरे रास्ते सफ़र खामोशी से गुजरा। दो में से किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर आ चुका था मगर उतरने से पहले याले ने जरमील को देखा था। ये तो तय है कि मुझे आपके साथ कतई नहीं रहना, चाहे मैं अपनी जान से ही क्यों ना गुजर जाऊं। आपकी मुझे हासिल करने की हर कोशिश नाकाम रहेगी, इसलिए मेरे हसूल का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। 2 साल जहां हम गुजारे हैं वहीं वापस चले जाइए, क्योंकि जब जब मैं आपको देखती हूँ मुझे खुद अपने वजूद से कराहियत आती है। दिल शिद्दत से चाहता है कि अपने ही हाथों से अपनी हस्ती मिटा दूँ। उससे बड़ी बहादुरी से उन सुरमई कांच में देखा था। आज दिल का सारा गुबार, सारी नफरत निकाल दी थी। उसके इतने सख्त अल्फाज सुनकर जरमील दंग रह गया था। इतनी नफरत करती हो मुझसे? किस कदर टूटा बिखरा लबो लहजा था उस पल उसका। सुरमई कांच में मायूसी उदासी के वाज़ेह रंग झलक रहे थे, जिन्हें याले देखना भी गवारा नहीं करना चाहती थी। उससे भी कहीं ज़्यादा बेहिसी की आखिरी इंतहाओं पर थी। वो चंद पल लगे थे दोनों को यूं ही खामोशी से एक दूसरे को देखते हुए। वो क्या बोलता, अब तो जैसे कुछ बचा ही नहीं था। कुछ बोलने के लिए आज लगता था वो हार गया, उसकी उम्मीद टूट गई, वो तही दामा रह गया था, उसका कशकोल खाली लौटा दिया गया था। उसके एतराफ़ याले के नफरत भरे अल्फाज गूंज गूंज कर बस यही ऐलान कर रहे थे कि जरमील तुम हार गए, इस जंग में तुम्हारी जीत मुमकिन नहीं है, वापस लौट जाओ, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो फिर रुकी नहीं, बल्कि एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आराम से उतरी। के प्लास्टर अभी अभी खुला था। धीरे धीरे चलती हुई अंदर दाखिल हुई, जहाँ हाल में बैठे सभी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। उसे अपने पैरों पर आता देखकर सब खुशी से आगे बढ़े थे। नजमा ने तो अपनी लख्त जिगर को अपने गले से लगा लिया था। अरे ये जरमील कहाँ है? आसिया ने जरमील की गैर मौजूदगी नोट कर ली थी। उन्होंने याले को देखा मगर वहां से जवाब न डाला। वो कोई नोटिस लिए बगैर सिमरन से ऊपर चलने का कह रही थी। वो समझ गई कि कोई बात हुई है। वो बाहर आई और जिसका खदशा था वो सच साबित हुआ था। वो मायूसो उदास सा गाड़ी में ही बैठा था, किसी हारे हुए जवारी की तरह सर को झुकाए हुए था। वो आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ी, फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उस खाली सीट पर विराजमान होगी जहाँ कुछ देर पहले याले बैठी थी। जरमील, उन्होंने हौले से पुकारा था। जरमील ने चेहरा ऊपर उठाकर अपनी माँ को देखा। हिम्मत हार गया ना? जिस पर वो हौले से मुस्कुरा दिया और एक सर्द सांस खींचते हुए विंडो स्क्रीन पर अपनी निगाहें गाड़ दी। बंदा बशर हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। कभी कभी तो सोचता हूँ याले की नफरत की आग कहीं इतनी ना भड़क उठे कि उससे निकलते शोलों से वो खुद को ही नुकसान पहुंचा ले। उस नफरत की चिंगारी जाने कितने लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। मुझे हमारे रिश्ते की नहीं, हमारे खानदान की, हमारे बेटे की भी बहुत फिक्र है। मैंने जो गलती की है उसका इजाला भी करने को बखुशी तैयार हूँ, लेकिन याले जो गलती करने जा रही है उसके हिस्से में शायद पछतावा भी ना आए। उसे अपने बढ़ते कदमों को रोकना होगा मम्मी, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमारे घर का शिराजा बिखर जाएगा। शिद्दत गम से उसकी सुरमई आंखों में सुरख डोरे उभरने लगे थे। आज पहली बार वो अपने मजबूत तवाना बेटे को इस तरह हरा हुआ टूटा बिखरा देख रही थी। उसके लबो लहजे में अफसुर्दगी और मायूसी के नाउमीदी के रंग झलक रहे थे। वो ऐसा तो नहीं था, हारने वालों में से तो नहीं था। इतनी जल्दी हिम्मत हार जाए ये मुमकिन ही नहीं था। तो फिर उसके हौसले पस्त क्यों हो रहे थे? उम्मीद का दामन क्यों छोड़ रहा था वो? जरमील, तुमने मुझसे वादा किया था कि हिम्मत नहीं हारोगे। याद रखना, अगर तुम हिम्मत हार गए इस जंग में, तुम्हारी जीत ना हुई, तो सबसे पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे जो आपको कुछ हो। आपसे पहले मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा जो आपका वादा पूरा ना किया हो। तो उसने आसिया के कंधे पर हाथ फैलाकर उसे खुद से लगाया था। तो फिर वादा करो तुम ये जंग जीत जीत के दिखाओगे। नाउमीदी की बातें फिर कभी सोचोगे भी नहीं। ओके, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद अपनी प्यारी सी मम्मी का दिल नहीं दुखाऊंगा। उसने आसिया के हाथ को नरमी से थामकर उनकी पुश्त पर बोसा दिया। उनका चेहरा उठा के अपनी उंगलियों के पोरों से उनके बहते आंसू साफ किए। नाराज तो नहीं है ना? नहीं, वो मुस्कुरा दी। और अब तुम्हें अकेले जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाओ, उन्होंने फिक्रमंदाना लबो लहजे में कहा। मम्मी आई एम ऑल राइट। नहीं, जब मैंने कह दिया कि तुम अकेले नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे। ओके, आपका हुक्म सर। आंखों पर वो अपना दर्द छुपाए धीरे से मुस्कुरा दिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर मंजिल हर राह पर कामयाब करे। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा था। फिर वो आसिया के कहने पर ही ड्राइवर के हमरा फिश पॉन्ड की तरफ निकल गया था। सारी पैकिंग हो गई। आरफिन वाशरूम से खाली जींस पर टॉवल हाथ में पकड़े बाहर निकला था। मकसूम बैग में अपने कपड़े डाल रही थी, साथ कुछ ज़रूरी अशिया भी थी जिन्हें वो छोटे बैग में डालने लगी।
आरफैन का बैग तो वो बना ही चुकी थी, अपना बैग बना रही थी खुद, वो तैयार हो चुकी थी। कॉटन के धानी एंड रेड कढ़ाई के सूट पर ऊपर से रेड कोट पर जाट का दुपट्टा डाले, लंबे सिल्की बालों को 2-3 बल बांध के बाकी के खुले छोड़ दिए थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर स्याह आंखें जिन्हें काजल से सजाया था, गाल पर पड़ते डिंपल मुस्कुराने से गहरे होने लगे थे। जी तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। वो मुस्कुराती हुई जैसे ही पलटी थी, स्याह गनेरी पलकें फौरन ही झुकानी पड़ी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत में मजीद सुर्खी घुल गई थी। होंठों की मुस्कुराहट लबों के तराश में ही सिमट कर रह गई थी, क्योंकि आरफीन इसी हालत में उसके करीब चला आया था। उसका यूं झिझकना आरफीन को पहले तो समझ में नहीं आया, मगर जब निगाह अपने बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। वो हौले से मुस्कुरा दिया। मकसूम धीरे से मजीद करीब आकर कान में हल्के से सरगोशी की, चेहरा उसके नाजुक शाने पर झुका लिया था। मकसूम की तो जैसे जान ही मुश्किल में पड़ गई। उसकी धीमी सरगोशी पर वह मुश्किल लरसती पलकों की बाढ़ को ऊपर उठाया था। दिल की धड़कन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। गुलाबी होंठ कपकपाने लगे थे, जिन्हें वो बार बार दांतों से काट रही थी। उसकी गैर होती हालत पर आरफीन को रहम आ गया था। वो मजीद उसे और इम्तिहान में नहीं डाल सकता था। वेरी इनोसेंट, सिर्फ इतना बोलकर उससे गीला टॉवल उसके घबराए शर्माए चेहरे पर डाल दिया। वार्डरोब की जाने बढ़ गया। मकसूम ने अपने चेहरे से गीला टॉवल हटाया और आरफीन को देखा, जो वार्डरोब से अपनी ब्लू टी शर्ट निकाल रहा था। इसी स्नान में दरवाजे पर दस्तक हुई। मकसूम ने खुद पर काबू किया, शुक्र अदा करते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ी। वो आरफीन की हरकतों से सहमने लगी थी। आजकल वो बहुत बेबाक सा जोमैनी सा होता जा रहा था। लाख उससे वादा किया हो, मगर था तो एक बार। दीना बस यही सोचकर उसके साथ अकेले कमरे में रहने से कतराने लगी। और फिर ये कौन जुटला सकता था कि वो उसका शौहर था। कुछ भी हो, कैसे भी हो, निकाह नामे पर तो साइन उसने किए थे ना। शरई जायज़ रिश्ता था उनका। मकसूम सब छोड़ छाड़ कर दरवाजे की सिमत बढ़ी। दरवाज़ा खुला, वहाँ हीरा और याले खड़ी थी। उसने दोनों को अंदर बुला लिया था। हम लोग मुकम्मल तैयार हैं, आप लोगों को कितना वक्त लगेगा? याले ने बेड पर बैग और कुछ सामान बिखरा देखा। तुम्हें तो सबसे ज्यादा जल्दी। याफीन ने अपनी कलाई में घड़ी बांधी और वॉलेट जीन्स की जेब में डाला और मुस्कुराते हुए याले को देख रहा था। जाहिर सी बात है, वैसे भी मेरी वजह से हम लोग इस कदर लेट हो चुके हैं। मकसूम भाभी, आपने पैकिंग नहीं की अभी तक? याले बेड पर आकर आराम से बैठी थी और बेड पर बिखरे सामान को उठाने लगी। हाँ, बस जरा थोड़ी सी रह गई थी। मकसूम अपने बैग की जिप बंद करने लगी। चले, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसने वो छोटा सा बैग उठाया और उसमें बेड पर बिखरे सामान को उस बैग में रखने लगी थी। अरे याले, रजा के गर्म कपड़े रखे हैं, वहाँ दिसंबर के माह में बहुत ठंड होती है। आरफीन ने शूज़ पहनते हुए फिक्रमंदी से कहा। जी आरफीन भाई, सिमरन भाभी ने रजा का बैग तैयार किया है। फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, और तुम लोगों ने अपने गर्म कपड़े वगैरह रखे? यहाँ कराची में इस कदर ठंड है तो सोचो वहाँ इस्लामाबाद में कितनी होगी। उससे शूज़ पहन लिए थे। इसी में तो मज़ा है अरफीन भाई, सच्ची मेरी तो दिली मुराद पूरी होगी। मेरी ख्वाहिश थी कि दिसंबर के ठंडे मौसम में मरी का खानसाबाद की सैर करूँ। वहाँ की सर्दी बर्फबारी, सच्ची बहुत मज़ा आएगा। हीरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी सबसे ज़्यादा, और वो दोनों एक्साइटेड हो रही थी। ये तो जब पता चलेगा जब वहाँ जाओगी। अरफीन ने हंसते हुए दोनों को देखा था। अरे भाई, सब तैयारी मुकम्मल हो गई है तो चलो निकलें, रात होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। सिमरन रजा को लिए वहाँ चली आई। मैं तो रेडी हूँ सिमरन भाभी, ये ख़वातीनी बातों में इतना टाइम लगा रही हैं। गौर फरमाइएगा सिमरन भाभी, मेरा ख़वातीन की लिस्ट में शुमार नहीं होता अभी फ़िलहाल। हीरा ने सबसे पहले इस इल्ज़ाम से खुद को बरी ज़िम्मा किया था। हाँ, तुम 2 साल की फीटर पीती बेबी हो जिसे पालकी से सोता हुआ उठा के लाए हैं, याले ने चिढ़कर उसे कहा था। इसमें कोई शक नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ तो अपने मम्मी डैडी की छोटी सी बेबी ही हूँ। उसने मजीद याले को चिढ़ाया। अरे तो हम कहीं इस छोटी सी बेबी को ले जाकर कहीं गलती तो नहीं कर रहे? क्यों आरफीन भाई? उसने हंसते हुए आरफीन का फेवर मांगा। मेरा तो ख्याल है मैं और मकसूम तुम सबको ले जाकर गलती करें। आरफीन ने तो जल्दी पर तेल का काम किया था। उसकी तरफदारी करने की बजाय अपना ही राग गलापा था। अपने मतलब की बात कहकर खुद ही जोर से हंस दिया था कि याले की शक्ल देखने वाली जो थी। आरफीन भाई, यू चीटर से तब कर हाथ में जो पाउडर का डिब्बा था वो खींच के मारा, जिसे उसने बड़ी महारत से कैच किया था। आप तो इस लायक ही नहीं है कि आपसे बात भी की जाए। वो मुंह बनाती फिर से अपने काम में जुट गई। अच्छा सॉरी। वो आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठा, दोनों कान पकड़े, चेहरा झुका के याले को देखा। याले हल्के से हंस दी, जिसका मतलब था इट्स ओके, मगर हाँ, आगे की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगा। आप हैं ही बदतमीज। उसने अपनी नाजुक हथेली का मुक्का बना के जोर से उसके कसरती बाजू पर जड़ दिया था। याले, एक मेरी तरफ से भी, हीरा ने हाँका। क्यों मुझे मकसूम भाभी से पिटवाएगी? याले ने हीरा को कहा और मकसूम को देखा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मकसूम ने बेधड़क बोल दिया। इसका मतलब है आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। वो शायद समझी नहीं थी, यानी कि आपके शौहर नामदार की पिटाई हो रही है और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आरफी ने दिलचस्पी से उसे देखा था। जी। वो बुरी तरह सटपटा के रह गई। बिना सोचे समझे बोल तो गई, मगर अब आगे क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसे घेर चुके थे। वो वाकई उस वक्त घबरा कर रह गई थी। ओ माई गॉड! याले और हीरा की हंसी छूट गई। आरफीन भाई, आपकी मिसेस बहुत मासूम है। हीरा की हंसी नहीं रुक रही थी। लुत्फानंदोज़ तो वो खुद भी बहुत हो रहा था।
ये तो है कि मोहतरमा मासूम बहुत हैं। वो उठा था और उसके दिलकश और घबराए चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर लिया था। अब बस भी करो, बेचारी कंफ्यूज हो गई है। सिमरन उसके पास चली आई थी। कोई बात नहीं, हम में रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी, याले ने कहा। खुदारा बस अपनी तरह मत बनाना। आरफीन भाई, याले बुरी तरह चीख पड़ी कि सब ही फिर से हंस दिए। वानी जान क्या कर रही हैं आप? रेहान शेख उसके बेडरूम में चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए ऑफिस से? बिल्कुल अभी आया और सीधा आपके कमरे में आऊँ। साइड में रखी आयरन चेयर घसीटी और इस पर विराजमान हो गया। आपने खाना भी नहीं खाया होगा और मैंने आपके ऑफिस फ़ोन किया था। आपकी सेक्रेटरी बता रही थी कि आपने लंच भी नहीं लिया आज का। बस बेटा, मसरूफियत ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है। फिर भी बाबा, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। हल्की सी खपकी के साथ उसे देखने लगी। मगर मुझे खुद से ज़्यादा आपका ख्याल रहता है। मेरी तो गुजर गई, अब आपकी फ़िक्र लाहक रहती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रुके। नूरी, उससे पास बैठी नूरी को पुकारा। जाओ बाबा के लिए खाना यहीं गर्म करके ले आओ। मगर पहले मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर खा लूँगा, और अभी फ़िलहाल मुझे भूख भी नहीं है। उन्होंने इशारे से नूरी को जाने से मना करने के बाद वानिया को देखा। अरे ऐसे कैसे? भूख ने लंच नहीं किया और मुझे मालूम है खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए आपको मेरे सामने ही खाना पड़ेगा, ज़िद्दी लहजे में वो बोली। लेकिन नहीं, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगी। जाओ नूरी, जल्दी से खाना गर्म करके यहीं ले आओ। जी बेहतर, वो कमरे से चलेगी। आप भी अपनी ज़िद की एक हो। उन्होंने शफ़क़त से अपनी बेटी को देखा। वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, एक बात और, आज सुबह फ्रेंड का फ़ोन आया था। वो सब लोग यहाँ सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। वानिया दिली खुशी से बोली, चेहरे पर खुशी के वाज़ेह रंग झलक रहे थे। हाँ, वो तो कह रहे थे कि होटल में रुकेंगे, मगर मैंने मना कर दिया कि जब यहाँ हमारा घर है तो होटल जाने की क्या ज़रूरत है। आरफीन भाई भी ना कभी कभी बहुत फॉर्मल हो जाते हैं। ये भला क्या बात हुई? हम कितने दिनों से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, आने दें, इन्हें अच्छी तरह क्लास लूँगी। चले ठीक है, अब ऐसा है कि दोनों कमरे खुलवा के सफाई वगैरह करवा दें। वो लोग शायद अब तो पहुँचने ही वाले होंगे। बाबा, आप मुझे सुबह सुबह ही फ़ोन कर देते तो फिर अपनी बेटी के चेहरे पे ये अचानक से फूटती खुशी कैसे देख पाता। उन्होंने वानिया का मुस्कुराता चेहरा देखा था। ये तो है, मुझे बहुत खुशी हो रही है सच्ची बाबा। बहुत मज़ा आएगा, हमारे घर में भी खूब रौनक लगेगी। बाबा, मैं उन्हें 1 माह से पहले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। रेहान शेख हंस दिए। ये तो वारफीन ही आकर बताएंगे कि वो कितने दिन के लिए यहाँ रुकेंगे। वो चाहे कुछ भी कहें, मगर मैं उन्हें 1 माह से पहले नहीं जाने दूंगी। इसी दौरान नूरी नूरी भी खाना गर्म करके ले आई थी। खाने की ट्रे उसने टेबल पर रख दी और उस छोटी सी कांच की टेबल को रेहान शेख के आगे खिसका दिया। वानिया ने हाथ बढ़ाकर साइड से अपनी बैसाखी उठाई थी। कहाँ जा रही हैं आप? वानिया को उठते देखा तो कहा, बाबा कमरों की सफाई करवाऊंगी। तो आप नूरी को बता दीजिए, वो कर देगी। नहीं बाबा, मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। आरफीन भाई की मिसेज और उनकी कजन्स पहली बार हमारे घर आ रही हैं। मैं चाहती हूँ उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो यहाँ से बहुत खुश होकर जाएं और फिर दोबारा से आने की ख्वाहिश हो। ओ माय गॉड! रेहान शेख होले से हंस दिए। आप तो काम से गए, यकीनन मुझे आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। उसी पर रेहान शेख हंसे थे। जी नहीं मेरे प्यारे से बाबा, को मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप भी ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं हमारे साथ फुल एंजॉय करने के लिए। अरे नहीं वानी बेटा, ये गज़ब भी मत करिएगा। उन्होंने डरने की भरपूर एक्टिंग की, जिस पर वो मुस्कुराते हुए नूरी को लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। मगर मैं फिर यहाँ अकेले क्या करूँगा? नूरी, एक काम करो, ये ट्रे वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं फ्रेश होकर वहीं आ रहा हूँ। उन्होंने नूरी को आवाज़ दी थी और नूरी उनके हुक्म की पासदारी करते हुए ट्रे उठाकर बाहर निकली थी। कोई 1 घंटा लगाकर वानिया ने अपनी निगरानी में दोनों कमरों को शीशे की तरह चमका दिया था। ज़रूरत की हर शय वहाँ रखवा दी थी कि उन लोगों को किसी शय के लिए परेशान ना होना पड़े। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे के बाहर आकर रुकी थी। यहाँ शेख समझ गया आरफीन अपनी फैमिली को लेकर आ गया है। उन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोला। चौकीदार गेट खोल चुका था। आरफीन अपनी गाड़ी अंदर ला रहा था। पोर्च में गाड़ी लाकर रोकी। सब आराम आराम से नीचे उतर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कम उम्र लड़की उन दोनों के पास आई थी। सब ने कोरस में आहिस्ता से वालेकुम सलाम का जवाब दिया था। कैसे हैं आप लोग? वो बहुत खुश लग रही थी। कितनी प्यारी थी वो, नाजुक सी शीशे की तरह, कोई कमी नहीं लग रही थी। मगर उसकी बैसाखी देखकर मकसूम का बहुत दुख हुआ था। मासूम सा दिलकश सा हुसन, कुंदनी रंगत पर नैन कटोरे जिसमें बेपनाह खुशी उमड़ उमड़ के छलक रही थी। शंगरफी लब जिन पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी सबसे खूबसूरत सुराहीदार गर्दन, जिस पर एक तिल वाज़े इसकी खूबसूरती को बढ़ा गया था। बिलाशुबा वो बहुत पुरकशी शख्सियत की मालिक थी, मुकम्मल तरीन लड़की। मगर उसकी बैसाखी जैसे चांद में ग्रहण लगा दिया था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी? आरफी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस नहीं चल रहा था कि अपनी बेइंतहा खुशी का इजहार कैसे करे। वानी बेटा, हाल अहवाल अंदर आकर पूछ लीजिएगा, वो लोग सफ़र से थके हुए आए हैं। रेहान शेख ने ही उसे एहसास दिलाया था। ओ आई एम सॉरी, मैं अपनी खुशी में इस कदर एक्साइटेड हो गई कि अंदर आने का भी नहीं कहा।
वो दिल भर के शर्मिंदा हुई थी। अरे कोई बात नहीं, और जिस कदर तुम एक्साइटेड हो रही हो यही हाल कुछ यहाँ भी है। सिमरन ने उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए याले और हीरा की तरफ इशारा किया था, जिस पर वो दोनों वानिया को मुस्कुरा के देखने लगे। आज बहुत ठंड है, आप सब लोग अंदर आ जाए। हाँ शेख हमरा वो सब अंदर आए थे। आप लोग लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर ले। मैं इतने में आप लोगों के लिए मज़ेदार खाना बनाती हूँ। साथ सब्ज़ कहवा भी। वानिया इस कदर खुश हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो लोग पहली बार उनके घर आए हैं। वो जो कुछ दिनों से ज़हनी खलफशार का शिकार थी, ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला, उस वक्त कुछ भी याद नहीं था। वो सब भूलकर खुश होना चाहती थी, उन लोगों के साथ पल पल को एंजॉय करना चाहती थी, ये खुशियाँ मुट्ठी में कैद करना चाहती थी। असल में बाबा ने बताया ही अभी कुछ घंटे पहले कि आप लोग आ रहे हैं। अगर सुबह से पता चलता तो मैं बहुत कुछ अच्छा सा मज़ेदार खाना बना के रखती। वैसे बहुत अच्छा किया जो अंकल ने नहीं बताया, वरना तुम्हारे चेहरे पे ये अचानक से फूटती खुशी कैसे देख सकते थे। आरफीन ने भी रेहान शेख की बात की थी। और आप वानिया इतना परेशान मत होइए, क्योंकि हम कोई मेहमान वगैरह नहीं है, याले ने भी झट झट कहा था। जी हाँ वानिया, ये मेहमान नहीं बल्कि वबाले जान है, आरफीन ने हल्के से हंसते हुए कहा। अल्लाह आरफीन भाई ऐसे मत बोले, वानिया ने फ़ौरन कहा, मुबादा वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि याले बुरी तरह आरफीन को घूर रही थी। आई स्वेयर याले, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे वानिया आप परेशान मत हो, ये तो आरफीन भाई की आदत ही ऐसी है, जब तक मुझे तंग न कर ले उन्हें पानी भी हजम नहीं होता। याले ने आरफीन को घूरने के बाद परेशान सी वानिया को देखा था। आरफीन भाई बदतमीजी की भी हद होती है, वो बेचारी वैसे ही परेशान हो रही है और आप अपनी फजूल गुफ्तगू से मजीद परेशान कर रहे हैं। वानिया आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, अगर खाने का मसला है तो हम सब मिलकर बनाएंगे। याले उठकर वानिया के पास आई थी, जिस पर आरफीन की ना ख़त्म होने वाली खांसी का सिलसिला शुरू हो गया था। अब आप ये भी बता दें कि हम सब में कौन कौन शामिल है, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में है आपको तो अंडा तक उबालना नहीं आता। हीरा ने चुटकुला छोड़ा। क्यों नहीं भाई, हम सब में तुम हो, सिमरन भाभी, मकसूम भाभी, और अभी वानिया ने कहा कि वो एक अच्छी कुक है। आफरीन है रिटाई की। हीरा ने तंज करके घूरा था। थैंक यू माई प्लेजर। वो इसी रिटाई से कॉर्नश बजा लाई जैसे उसकी तारीफ की गई हो। एंड बाय द वे, हमारी याले बीबी का क्या काम सर अंजाम देंगी? इस दौरान आरफी ने मुस्कुरा के उसे देखा। मैं जाहिर सी बात है अपने बेटे रजा को संभालूंगी। ठीक है, काम ना करना हो तो बच्चा संभाल लो। अरे तो आप ये टिप मकसूम भाभी को दें। याले ने मुंह फाड़ के मशवरा दिया। मकसूम तो बुरी तरह सटपटा के रह गई। आरफीन उसके चेहरे की लाली से महफूज हुआ, मुस्कुरा के रह गया, जबकि हीरा और सिमरन ने पूरी तरह उसको घूरा था। ज़रा शर्म नहीं है इस लड़की में, कम से कम देख तो लिया करें, अंकल भी क्या सोचते होंगे। नहायत धीमी सरगोशी में हीरा ने सिमरन से कहा था। उसकी धीमी सरगोशी इस माहौल की खामोशी में सब ने सुनी थी। याली को एहसास हुआ था अपने कहे गए जुमलों का, वो बेधड़क हर बात क्या चाहती थी। जबान दांतों में तो बस सर झुका गई। रेहान शेख मुस्कुरा दिए। बहुत खुशी हुई थी उन्हें इन लोगों से मिलकर, ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी घर का हिस्सा है। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मैं और वानी तो खामखा इतना घबरा रहे थे कि जाने आप सब यहाँ एडजस्ट कर पाओगे भी या नहीं। और याले के सर पर शफकत से हाथ धरा था। अब ऐसा है कि किचन में पकाने की अशिया मौजूद है, फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जो दिल चाहे खाएं और पकाएं और खिलाएं। खिलाएं भी, चूँकि मैं खाना खा चुका हूँ, मगर याले जो बनाएगी वो मैं सिर्फ वो खाऊंगा। हालांकि भूख बिल्कुल नहीं है, मगर याले बेटा आप कुछ भी पका के अपने अंकल को खिलाएं, मैं तैयार हूँ। अंकल आप भी? याले का चेहरा फक होके रह गया। वो क्या है ना माई स्वीट चाइल्ड के सब एक तरफ, तो मैंने सोचा मैं अकेला रहकर क्या करूंगा, मैं भी उनका साथ दूं। वो मिसाल है ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। रेहान शेख बहुत अरसे बाद आज अच्छे मूड में थे, जबकि आरफिन जोर से हंसा था। बाबा वो हमारी गेस्ट हैं, इस तरह मत बोलिए, वो माइंड कर जाएंगी, वानिया ने धीरे से कहा, मगर फिर भी सब ने सुन लिया था। अरे नहीं वानिया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। रेहान अंकल मेरे पापा की तरह है, मुझे इनकी कोई बात नागवार नहीं लगेगी। याले ने वानिया का हाथ पकड़कर और यकीन दिलाने वाले अंदाज में उसे देखा था। देखा, मैंने आप लोगों से कहा था ना, हमारी याले ने रिटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। हीरा फौरन बोल पड़ी। जी हाँ, मैंने रिटाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तुम डीटो की सरदार, ज़रा खुद अपनी तारीफ भी कर लो। याले कहाँ चुप रहने वालों में से थी, सारी फॉर्मेलिटी एक तरफ किए मैदान में कूद पड़ी। तारीफ इस खुदा की जिसने मुझ जैसा हसीन मुजस्समा शाहकार बनाया। खुशफहमी की भी हद है। याले ने हीरा के बाजू पर एक चुटकी भरी। अच्छा मगर आरफीन भाई ने तो कभी नहीं बताया, वो ग्रीन कांच में हैरानी समाते हुए बोली। अरे क्या नहीं बताया मैंने? आरफीन एक ट्रे हाथ में लिए चला है, जिसमें 2 बर्गर, 7 फिंगर चिप्स, मायोनीज, केचप रखा था। यही कि मकसूम भाभी की ज़्यादातर ज़िंदगी लंदन में गुजरी है। उसने आरफीन के हाथ से ट्रे ले ली थी। रियली? मुझे भी आज इस वक्त पता चला है कि मकसूम लंदन में रहती थी। आरफीन की आंखों में हैरानी दर आई थी। ज़्यादा भोले बनने की ज़रूरत नहीं, आप एक नंबर के छुपे रुस्तम है। जब भी मैं सोचूं अचानक बिजनेस के बहाने से लंदन क्यों भागे जाते थे। उसने एक बर्गर उठाया और उसमें मायोनीज और केचप डाल के फिंगर चिप्स उठाई और ट्रे मकसूम के हाथ में थमा दी। उससे एक बाइट खाया। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जिस दिन आप लंदन गए थे, इत्तेफाक से उस दिन राबे फूफो ने बताया था कि वो आपके लिए खूबसूरत सी लड़की
पार्टी में देखकर आई हैं यार, ये क्या किस्सा है भाई। उसने फिंगर चिप्स मुंह में डाली थी। उफ, तुम्हारी मेमोरी पावर तो कमाल की है। अब एक काम करो, उससे उसे इल्टे सीधे कामों में ज़ाया मत करो। सिमरन भाभी तुम्हें बुला रही हैं। रज़ा रो रहा है, जाकर उसे देखो। आरफी ने जानबूझकर उसे वहाँ से हटाया था, मगर दिल ही दिल में उसकी जहानत की दाद भी दिए बगैर नहीं रह सका था। मगर उस वक्त उसकी जहानत किसी के लिए मसला पैदा कर सकती थी, क्योंकि वो मकसूम का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट ही घबराहट थी। ओहो आरफीन भाई, इतनी बातें बना ली, ये नहीं बताया कि रज़ा रो रहा है। वो रज़ा का नाम सुनकर बौखला गए। उल्टा उसे इल्ज़ाम धरती तेज़ी से आगे बढ़ी थी। उसके जाने के बाद आरफीन ने मकसूम का चेहरा बगौर देखा था, जहाँ उस वक्त भी एक गंभीर सा साया था। मकसूम, आर यू ऑल राइट? आरफी ने बेसाख्त नाजुक शाने पर अपनी मजबूत हथेली धरी थी। मुश्किल वो स्याह आंखें ऊपर को उठी, जहाँ एक गहरा सन्नाटा था। मकसूम, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी है, कोई बात है जो आपको परेशान करिए। प्लीज़ अपने इस दोस्त को नहीं बताएंगी? मकसूम ने खुद को रिलैक्स किया, फिर चौंक कर उसे देखने लगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो निगाहें चुराने लगी। श्योर? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका नज़र चुराना उसे शक में डाल गया था। उसके लबो लहजे की लड़खड़ाहट से साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रही है। जी मकसूम, कोई ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर लीजिए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? ऐसी कोई बात नहीं। वो थोड़ा ज़िच हो गया और फिर ने बगौर उसके चेहरे को उसका चेहरा जांचा था। ओके, कर लिया मैंने यकीन। अब इस मसले को छोड़िए और हमारे शहर इस्लामाबाद का बर्गर खाइए और बताइए कैसा है। उसने बात का रुख ही बदल दिया था। शायद कुछ ऐसा था जो वो उससे शेयर ना करना चाहती थी। मकसूम ने उसका चेहरा देखा। उसकी ब्राउन आंखों से साफ जाहिर था कि उसने उसकी बात का यकीन नहीं किया है। खाइए। आरफीन ने मुस्कुरा के ट्रे की सिमत इशारा किया। मकसूम ने बर्गर उठाया और एक बाइट लिया। कैसा है? हूँ लजीज। वो नज़रों का रुख ही फेर गई थी। दिल अंदर से मुरझा के रह गया था। किसी मंजर, किसी शय में अब दिल ही नहीं लग रहा था। और आरफीन ये नोट कर चुका था। फिर सब अपने अपने रूम्स में चले गए थे। अगले दिन सब ने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। आरफीन ने याले, वानिया और नूरी को माल के बाहर ही छोड़ दिया था। ओके, तुम जाओ और जल्दी आने की कोशिश करना। बल्कि याले, यूँ करना, मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम लोगों को खुद लेने आ जाऊंगा। नहीं आरफीन भाई, हम आ जाएंगे। और कौन सा दूर है, ये 2 कदम पर ही तो है। वानिया ने सहूलत से इनकार किया था। ओके, मगर प्लीज़ जल्दी। और एक रिक्वेस्ट और, के टाइम ज़्यादा मत लगाना। मुझे उम्मीद तो नहीं, क्योंकि शॉपिंग की एक और शौकीन वानिया तुम्हारे साथ है, मगर फिर भी मैं कहूँगी जल्द अज जल्द शॉपिंग कर लेना, क्योंकि आज ठंड भी बहुत है। घर जल्दी चलेंगे, रात का खाना घर पर ही खाएंगे। सिमरन ने दोनों को बारी बारी देखा था। जो हुक्म सरकार याले कॉर्नश बजा लाई थी। सिमरन भाभी की इसके हुक्म सरकार कहने और अमल करने में बहुत तजाद है। मकसूम ने भी याले को प्यार से देखा था। बहुत खूब, हमारी मकसूम भाभी तो बहुत समझदार है। बल्कि यूँ करिए, आप भी हमारे साथ ही चलिए। ना बाबा, ना कतई नहीं। उसने तो कान ही पकड़ लिए। तो यूँ कहिए ना कि मियाँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, कहीं किसी हसीन दोशीज़ा के हुस्न में ना उलझ जाएं। अंदाज 100% जताने वाला था, सताने वाला था। आरफीन भाई, गाड़ी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ये स्टार्ट होगी तो चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। हीरा ने मजीद उसे कुछ बोलने से पहले ही टोक दिया। ऐसी ही हो गई थी बेबाक सी ज़बान पर, तो जैसे खंदक था, जो मुंह में आता बोल देती। ओके बाबा, हम ही जा रहे हैं। याले माल के सिमत बढ़ गई और आरफीन ने अपनी गाड़ी बिल्कुल बराबर में लगी फूलों के एग्जीबिशन के करीब रोक दी थी। कोई 1 घंटा गुजर गया होगा उन लोगों को घूमते घूमते, मगर अभी तक दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वानिया, ये कलर देखो, डमी पर लटका शहनील का बॉटल ग्रीन एंड गोल्डन इम्तिजाज का सूट बहुत हसीन लग रहा था। उसके गले और दामन पर नहायत हसीन नाजुक काम किया गया था, जबकि गोल्डन दुपट्टे के चारों तरफ शनील की चौड़ी पट्टी के साथ कढ़ाई की गई थी। ज़बरदस्त यार, वानिया को भी बहुत पसंद आया था। एक काम करते, हम दोनों एक जैसा ही सूट ले लेते हैं। चलो आओ अंदर चले। वो तीनों अंदर शॉप में आ गई। सॉरी मैम, ये बुटीक डिज़ाइन है तो हम एक पीस बनवाते हैं। दुकानदार ने माजरत की। तो आप अरेंज नहीं कर सकते कहीं से? याले को इतनी मुश्किल से वो एक सूट पसंद आया था, तो वो भी एक ही पीस था। नहीं सॉरी मैम, हाँ मगर हाँ, अगर आप ऑर्डर पर बनवाएं तो पॉसिबल है। नहीं, हमें तो अभी चाहिए था। याले का चेहरा उतर गया। याले, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम ले लो ये सूट। वानिया से उसकी उदासी देखी नहीं गई। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। तो ठीक है, हो गया है फैसला। लेंगे तो दोनों एक जैसा, वरना नहीं। अच्छा, आप 1 मिनट रुकिए। दुकानदार एक शॉपर लेकर आया और उसमें से एक सूट निकाला था। बिल्कुल उस जैसा ही था, सिर्फ कलर रॉयल ब्लू और कढ़ाई में थोड़ा चेंज था। ये देखिए, ये एक सैंपल के तौर पर आया था, मगर आपको कितना पसंद आया कि मुझे आपको ये सूट निकाल कर दिखाना पड़ा। दुकानदार ने वो सूट उन दोनों की तरफ बढ़ाया। वानिया, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम मुझे बताओ, तुम इन दोनों में से कौन सा लोगी? तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो दोनों ही पसंद आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं ब्लू ले लेती हूँ, तुम ग्रीन ले लो। वानिया ने मुस्कुरा कर कहा। ओके डन। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। आप इन दोनों सूटों को पैक कर दें। याले ने दोनों सूट पैक करवा लिए और शापर नूरी के हाथ में थमा दिया। इसी तरह घूमते हुए 1 घंटा और सर्फ हो गया। इस दौरान दोनों ने कुछ ज्वेलरी, परफ्यूम्स वगैरह लिए, बल्कि वानिया ने अपनी तरफ से सबको देने के लिए गिफ्ट खरीदे। वो कुछ शो पीसेस वगैरह देख रही थी कि वानिया का फ़ोन बजा, जिसे उसने रिसीव किया था।
अस्सलाम वालेकुम बाबा, जीती रहो। कहाँ हो आप लोग? दूसरी तरफ रेहान शेख थे। बाबा, मैं और याले तो शॉपिंग मॉल में, जबकि आरफीन भाई उन लोगों को लेकर पास ही फूलों की एग्जीबिशन में लेकर गए हैं। ओके, मैं वही मॉल में आ रहा हूँ। आज ऑफिस में काम से जल्दी से फारिग हो गए तो सोचा आप लोगों के साथ डिनर बाहर किया जाए। ओके बाबा, आप यहाँ आ जाइए, उसने खुशदिली से ऑफर की। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। उन्होंने मोबाइल ऑफ कर दिया। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? बराबर में खड़ी याले शो पीस हाथ में लिए बोली। बाबा का फ़ोन था, वो हमें ज्वाइन करें थोड़ी ही देर में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ा आएगा। वो भी बहुत खुश हुई थी। रेहान शेख पर्सनली तौर पर उसे बहुत पसंद आए थे, बिल्कुल अपने पापा और बड़े पापा की तरह। आधा घंटा गुजर गया मगर रेहान शेख अभी तक नहीं आए थे। वो दोनों इंतज़ार कर रही थी। वानिया, तुम थक गई होगी ना, पता है हमें घूमते घूमते 3 घंटे गुजर गए हैं शॉपिंग में, और बातों में कब वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। अब एक काम करते हैं, चलते हैं। याली को बहुत शिद्दत से वानिया की थकन का एहसास हुआ था। वो बेचारी बैसाखी के सहारे कितना पैदल चल रही थी, क्या पता वो मुरब्बत में कुछ ना कह रही हो, मगर मुझे तो एहसास करना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चेहरे पर वाज़ेह थकन के आसार थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बस हम चलते हैं। रेहान अंकल को फ़ोन कर देते हैं कि वो फूलों के फेस्टिवल में आ जाएँ। इतना कहा ही था कि निगाह अचानक ऊपर उठी। अरे वो देखो रेहान अंकल, वो हमें ऊपर ढूँढ रहे हैं। और वानिया, हाँ, हाँ, तुम एक काम करो, तुम नूरी के साथ जाओ, मैं रेहान अंकल के साथ आती हूँ। चलो ठीक है, मैं वाक़ई बहुत थक गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। उसने कहा। नूरी को लिए माल से बाहर जाने वाले रास्ते की सिमत बढ़ गई। याले ऊपर रेहान शेख की तरफ बढ़ी। वानिया नूरी के हमरा माल से बाहर निकल गई थी। याले ने उन्हें एक नज़र देकर ऊपर की सिमत कदम बढ़ा दिए। वो दोनों 5 मिनट के अंदर ही फूलों के फेस्टिवल तक आ गई थी। आरफीन उन दोनों को लेकर बाहर आ गया था। पहली नज़र वानिया पर ही पड़ी। और शुक्र है आज की तारीख में तुम लोगों की शॉपिंग मुकम्मल हुई। हीरा ने शुक्राना पढ़ते हुए मतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई थी। वानिया, याले कहाँ हैं? वो असल में बाबा भी वहीं आ गए थे, तो वो उनके साथ आ रही है। हम वापस आ गए। अचानक से उसे जोर का चक्कर आया था। उसने सहारे के लिए गाड़ी पर हाथ रखा। सिमरन तेजी से आगे बढ़ी। वानिया, तुम ठीक हो? उसने रजा को हीरा को दिया और वानिया को थामा था। आरफीन ने भी फिक्रमंदी से उसे देखा था। जी सिमरन भाभी, मैं ठीक हूँ, शायद थक गई हूँ। हाँ तो जाहिर है, 3-4 घंटे शॉपिंग के लिए इतना चली हो तो थकोगी ही। और इस लड़की को देखो, अभी तक दिल नहीं भरा उसका शॉपिंग से। मुझे यकीन है अब वो अंकल को भी घुमाएगी, सिमरन ने ब्राह्मी से कहा। इसी दौरान इतनी जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी थी कि कितनी ही देर तक कान जैसे सुन होकर रह गए। दिल थमसा गया, कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या था। सब आसपास के लोग इधर उधर भाग रहे थे। गोया चंद ही सेकंड में एक हलचल सी मच गई थी। वहां एक कोहराम सा बर्पा हो गया था। आरफीन के दिमाग ने तेजी से काम किया। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। आरफीन ने उन लोगों को जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाया था और गाड़ी के दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर दिया। आरफीन, याले, सिमरन ही नहीं, हीरा और मकसूम को भी याले की फिक्र सताने लगी। वानिया तो बोल रही है कि वो रेहान अंकल के साथ आ रही है। वानिया, तुम्हें देखा था ना याले को रेहान अंकल के साथ? आरफीन ने पीछे पलटकर जल्दी से वानिया से पूछा। जी आरफीन भाई, वो मेरे सामने बाबा के पास गई थी। फिर ठीक है, रेहान अंकल बहुत जिम्मेदार है, वो समझ गए होंगे इस नौयत को, और शायद वो तो अब तक निकल भी चुके होंगे। आरफीन ने गाड़ी स्टार्ट की। आरफीन, मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तुम फ़ोन करो। सिमरन का दिल बहुत बेचैन हो गया था, दिल बैठा जा रहा था। वो याले को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी। आरफीन ने गाड़ी चलाते अपना मोबाइल निकाला, मगर बदकिस्मती से मोबाइल सर्विस ऑफ जा रही थी। ओ शिट, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। उसे तेज़ी से स्टीयरिंग को घुमाया। वानिया, तुमने देखा था ना, याले रेहान अंकल के साथ थी ना? हीरा एक बार फिर अपनी तसल्ली चाह रही थी। जी हीरा, वो मेरे सामने ही बाबा के पास ऊपर जा रही थी। उसका दिल खुद भी बुरी तरह घबरा रहा था। वो खुद गिल्टी फील कर रही थी। वो खुद को मौत इल्ज़ाम ठहरा रही थी। या तो वो याले को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आती या फिर उसी के साथ ही रहती। पता नहीं मेरा दिल क्यों इस कदर घबरा रहा है। याले बहुत बेवकूफ़ है, इतनी देर लगाने की क्या ज़रूरत थी? आ जाए ये मेरे सामने, आज उसकी अच्छी क्लास लेती हूँ। लबो लहजे में फ़िक्र गम के साथ गुस्से का उनसर भी शामिल था। मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूँ, फिर दोबारा यहाँ वापस आ जाऊँगा। आरफीन को इन लोगों की भी फिक्र हो रही थी, और सबसे ज़्यादा रज़ा की, जो इस ज़ोरदार धमाके की वजह से बुरी तरह रो रहा था। पागल हो क्या? हालात देख रहे हो किस कदर ख़राब हो गए। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी, और क्या पता वो रेहान अंकल के साथ अब तक घर भी पहुंच गई हो। सिमरन ने उसे घुड़का और फिर रोते हुए रज़ा को चुप कराने की कोशिश करने लगी। धमाका इतना जोरदार था कि शॉपिंग मॉल की कांच की दीवारें टूट गई थी। शॉप्स का सामान इधर उधर बिखर गया था। वो उस अचानक बिगड़ती रफ्तार पर बुरी तरह घबरा के रह गई। लोग चीख चलाकर एक दूसरे को धक्के देते हुए भाग रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के दर पे था, क्योंकि बम ब्लास्ट यहीं शॉपिंग मॉल के अंदर हुआ था। लोगों का जब में गफीर ऊपर से आग फैलती जा रही थी। वो तो रोने वाली हो गई थी कि आज उसका शॉपिंग का शौक से बहुत महंगा पड़ा था। आज अपने इस शौक से हर दर्जा नफरत हुई थी। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बेसुध रास्ते की जाने बढ़ने लगी। कोई शनासा सा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रेहान अंकल भी जाने कहाँ खो गए थे। वो तो बाकायदा रोने ही वाली हो गई थी। याले जानी पहचानी गंभीर आवाज पर उससे पलट कर देखा। वो अपनी किस्मत पर जितना मातम करती कम था, मगर ये वक्त ना तो मातम करने का था, ना कुछ सोचने समझ का। वो तेजी से उस शनासा चेहरे की तरफ बढ़ी और उसके सीने से लगी थी।
ज़रमील और ज़रमील के पास भी बिल्कुल वक्त नहीं था कि उसे चुप करवाए या कुछ पूछे, क्योंकि उस वक्त हालात की बिगड़ती नौयत इस बात की कतई इजाज़त नहीं दे रही थी। निकलो जल्दी यहाँ से। निकलो जल्दी यहाँ से। वो तेज़ी से उसे लिए दूसरे रास्ते से बाहर निकला और गाड़ी में उसे बिठा के ड्राइविंग सीट संभाली। चंद ही मिनट में वो फुल स्पीड ड्राइविंग करता हुआ उस एरिया से बाहर निकला और उसे अपने साथ उस होटल में ले गया जहाँ वो खुद रह रहा था। इस दौरान वो मुस्तकिल रोने में मसरूफ़ रही थी। वो जानता था कि वो उस वक्त डरो खौफ के ज़रिए से उसे बेड पर आराम से बिठा के फिर से ऑरेंज जूस का ग्लास निकाल के उसे पिलाया। आधे घंटे में वो थोड़ा सेट हो गई थी, मगर ग्रीन कांच में अभी भी नमी ज़ीनत बनी हुई थी। क्या कर रही थी तुम वहाँ अकेली? वो चेयर उसके पास लाया और उसके मुकाबिल बैठ गया था। शॉपिंग करने आई थी। ये तो मैं भी जानता हूँ कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग ही की जाती है, मगर तुम वहाँ अकेली थी और आरफीन वगैरह सब कहाँ थे? वो सिमरन हीरा के बारे में पूछ रहा था तो उसने आराम आराम से सारी दास्तान उसके गोश गुजार कर दी थी। उफ, तुम हो ही बेवकूफ़, मगर आरफीन और सिमरन से मुझे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। उसके लबो लहजे में थोड़ी सी सख्ती दर आई थी। बहुत मुश्किल से वो अपने भड़कते जाहो जलाल वाले गुस्से को कंट्रोल में किए हुए था। मुझे वहाँ छोड़ दें, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, तुम्हारी इस हद दर्जा बेवकूफ़ी पर परेशान ही हो रहे होंगे ना कि जश्न मना रहे होंगे। तेज़ नज़र से उसका आंसुओं से तर चेहरा देखते हुए तंज किया था। अगर कोई और वक्त होता तो यकीनन अपनी इस तौहीन पर ज़रमील को ठीक-ठाक सुनाती, मगर सबसे बढ़कर वो गलती पर थी और अपनों से दूर इस कमरे में उसके रहमो करम पर थी। वो अगर गलती पर भी होती तो भी सुना देती, मगर अकेली होने की वजह से चुप कर गई। और फिर ज़रमील के गज़ो-गज़ो वाले गुस्से से भी तो वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, जो इस वक्त उसके चेहरे पर था, जिसका अंदाज़ा वो उसके दिमाग की तनी रगों से बखूबी लगा सकती थी। वो सब लोग घर आ चुके थे। ठीक उसी वक्त आरफीन की गाड़ी के पीछे रेहान शेख की गाड़ी रुकी थी। आरफीन ने पीछे पलट कर देखा तो जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अकेले थे, याले उनके साथ नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। रेहान अंकल, याले कहाँ है? याले को तो आपके साथ होना चाहिए, मेरे साथ तो नहीं है। एक पल को तो उनका खुद का सर भी चकरा के रह गया था, जबकि सिमरन उसके तो जैसे होशो हवास ही गुम हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मकसूम बर वक्त नहीं संभाल लेती तो वो ज़मीन बोस हो जाती। बाबा, याले आपके पास ही तो गई थी शॉपिंग मॉल में, मैंने खुद देखा था। वानिया का दिल भी बैठा जा रहा था। नहीं वानी बेटा, मैंने याले को नहीं देखा। और फिर जो अचानक धमाका हुआ, शोर शराबा, भाग दौड़ में तो फौरन समझ गया कि कहीं बम ब्लास्ट हुआ है। मैं फौरन वहां से निकला था, बल्कि इस दौरान मैं मुसलसल आप सबको बारी बारी फ़ोन कॉल्स भी कर रहा था, मगर नेटवर्क ही ऑफ हो गया था। ओह माय गॉड, मुझे जाना पड़ेगा। आरफीन अंदर से बुरी तरह डरा था। वो सही मानों में घबरा कर रह गया था। कई वसवसे उसके दिलो दिमाग में कुंडली मार रहे थे। रुको बेटा, मैं भी चलता हूँ। याले बेटी हमारी मेहमान, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं रिहान अंकल, आप यहीं रुके इन लोगों के पास, मैं जाता हूँ याले को लाने। मकसूम, तुम सिमरन भाभी को लेकर अंदर जाओ, उनका ख्याल रखना। हीरा रजा को संभालो, मैं याले को लेकर आता हूँ। फिर वो बगैर किसी की कुछ सुने गाड़ी में तेजी से बैठा। गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि उसका सेलफोन बजने लगा। उसने मोबाइल देखा, जहाँ स्क्रीन पर जरमील कॉलिंग जगमगा रहा था। आरफीन के दिल को जैसे एक सहारा मिला था इस मुश्किल घड़ी में। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कान से लगाया। थैंक्स जरमील, तुमने फ़ोन किया कर लिया। याले याले मेरे पास है। व्हाट, तुम्हारे पास? मगर कैसे? अब ये वक्त बताने का नहीं, ये बताओ कि कहाँ रुके हो? याले बहुत रो रही है, वहाँ आना चाहती है। शुक्र है खुदा का, याले तुम्हारे पास सही सलामत है। सिमरन भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, पहले मैं उन्हें बताऊँ? वो सब तो ठीक है, मगर तुम हो कहाँ यार? हालात बहुत ख़राब हो गए। याले को कहो कुछ देर वहाँ रुके, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं मैं खुद उसे लेने आ जाऊंगा। ओके, और सब तो वहाँ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? किसका फ़ोन था? रेहान अंकल वहीं खड़े थे। जरमील का था फ़ोन। इत्तेफाक से वो भी उसी शॉपिंग मॉल में था, वहीं याले को अपने साथ होटल ले गया है। आरफीन ने गाड़ी बंद की और उसमें से उतर गया। याले तो ठीक है ना? लबो लहजे में फिक्रमंदी वाज़ेह थी। जी वो बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ आने के लिए रो रही है। मैं ज़रा सिमरन भाभी की बात करवा दूँ याले से, वो बहुत परेशान हो गई हैं। हाँ आरफीन बेटा, पहला काम यही ज़रूरी है। फिर आरफीन ने उसे कॉल की। हाँ आरफीन बेटा, पहला काम यही ज़रूरी है। फिर आरफीन ने उसे कॉल की। मुझे नहीं पता, आप मुझे लेने आए, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी याले गुड़िया। एक तो हालात बहुत ख़राब हो गए, ऊपर से देखो ठंड किस कदर बढ़ गई है, और इस धमाके की वजह से सड़क पर बर्फ़ का भारी तोदा गिर गया है। सारे रास्ते ब्लॉक है, वरना मैं ज़रूर आ जाता। आरफीन मुस्तकिल से समझा रहा था, मगर उसकी एक ही रट थी। उससे सिमरन से काफ़ी देर तक जिद बांधी हुई थी। बस सिमरन भाभी, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे वहाँ आना है। ये सब टीवी देखता जमील सुन रहा था। वक्तन उस पर एक नज़र भी डाल लेता। घनी मूंछों तले उनाबी गुदास लबों पर हल्की सी धीमी मुस्कुराहट भी आ जाती। वो जानता था कि असल वजह उसके यहाँ से जाने की वो खुद है। कि कमरे में वो दोनों अकेले थे और तन्हाई से वो भाग रही थी, उससे भाग रही थी। ठीक है अरफिन भाई, आप मुझे पैदल लेने आ जाए। खुदा को मानो यार, क्यों इस ठंड में मेरी कुल्फी जमाओगी? उसकी छोटी सी अकल पर मातम करने को जी चाहा था, बल्कि वो खुद अच्छी तरह समझ गया था कि वो यहाँ आने की क्यों जिद कर रही है। अगर मुझे यहाँ के रास्ते मालूम होते ना, तो मैं कभी आपसे इतनी मिन्नतें नहीं करती। अच्छा, तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ खाना खाया तुमने? नहीं, और खाऊंगी भी नहीं। वो तो ज़रमील तुम्हें खिला ही देगा, मैं मुतमईन हूँ। आरफीन भाई, मैं आपका गला दबा दूंगी। गुस्से से चीखी थी। शर्म तो नहीं आ रही? मैं यहाँ अपना हनीमून मनाने आया हूँ और मुझे मारने की धमकी दे रही हो?
भाड़ में गया आपका हनीमून। उसके यूं कह तो नकर कहने पर आरफीन का भरपूर कहकहा कमरे में गूंजा था। यार कसम से मैं तो अभी आ जाऊं तुम्हें लेने, मगर ये मकसूम इशारों में मना करिए बोल रही है। मैं अपने इकलौते शोर को इस ठंड में बाहर जाने नहीं दूंगी, और अगर यकीन ना आए तो मेरे सामने बैठी है, खुद ही पूछ लो। मकसूम अपनी तरफ रुख देकर बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई। वो जिन दोनों की बातों से महफूज हो रही थी, आरफीन के झूठ बोलने पर घूर के देखने लगी। फोन के लाउड स्पीकर ऑन होने की वजह से सब एक दूसरे की गुफ्तगू आसानी सुन रहे थे। अगर मैं मकसूम भाभी को नहीं जानती तो यकीनन आपको जोरू का गुलाम कहती, वो दांत पीस कर बोली। लेकिन मैं जरमील को जरूर बोल सकता हूँ। वो छेड़ने से बाज नहीं आया। आरफीन भाई लिख कर रख लें, आप मेरे हाथों ही कत्ल होंगे। क्या ओल फोल बक रही हो, क्या ओल फोल बोल रही हो याले, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आए बोल दिया करो। कहा ना हालात ठीक नहीं है, ठंड के अलावा सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तुम जमील के साथ ही हो ना, हम कल सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे। अब चुप करके खाना खाओ और सो जाओ। रजा की बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरे पास से खाना खिला के सुला दिया है मैंने उसे। सिमरन ने अच्छी खासी डांट पिला दी थी। उन्होंने मकसूम को भी बगौर देखा कि कहीं उसे याले की बात नागवार तो नहीं लगी। आखिर आरफैन अब उसका शौहर भी था, मगर शुक्र था वो मुस्कुरा रही थी। मगर सिमरन भाभी, वो मिनमिना के रह गई, कोई अगर मगर नहीं, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ आज। आज के बाद तुम्हें नसीहत हो गई होगी, शॉपिंग का शौक भी खत्म हो गया होगा तुम्हारा आज के हवलनाक वाक़ये के बाद। सिमरन भा बाकी उसके बाकी लफ्ज़ होंठों के अंदर ही दम तोड़ गए थे, क्योंकि जरमीर ने उससे सेलफोन लेकर सबको गुड नाइट कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया था। मोबाइल टेबल पर रखकर उसकी तरफ मुड़ा था। सबसे बात हो गई, खूब तंग कर लिया तुम्हें सबको। अब ऐसा है कि खाना ठंडा हो रहा है, आकर खा लो, नरमी से बोलता हो पुरशौक नजरों से उसकी ग्रीन कांच में झांकने लगा। मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं खाना मुझे खाना, उसने तो नकर कहते हुए नजरों का जाविया बदल लिया। मगर सिमरन तो बता रही थी कि तुमने आज दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। जहाँ तक मेरे इल्म में है तुम भूख की बहुत कच्ची हो। पहले की याले और आज की याले में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती थी। किस्मत ने भी लाकर कहाँ किसके रहमो करम पर मारा था। मतलब पहले तुम्हारे सर पर सिंग नहीं थे, अब तुम्हारे सर पर सिंग निकल आए हैं, है ना? पुरमज़ा अंदाज में बोलता उसके बराबर ही बैठा था वो एक झटके से उसके पास से उठी थी। देखिए, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और आप मुझसे दूर रहकर बात करें, बल्कि आपके लिए यही बेहतर होगा कि मुझे मुखातिब ही ना हो। ज़मीर ने एक जानदार जिंदगी से भरपूर कहका इस कमरे में फैली खुशबू से मुअत्तर फिजाओं में लगाया था। ओके, कोशिश करूंगा, मगर फिलहाल तो तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, खाने से तो नहीं, इसलिए शाबाश खाना खा लो, वरना दूसरी सूरत में मुझे मुझे अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाना पड़ेगा, जिसमें मुझे कोई यार महसूस नहीं होगी। अब तुम बताओ, खाओगी मेरे हाथ से खाना? वो भी खड़ा हुआ उसके मुकाबिला ठहरा। यालू को इस पहाड़ जैसे वजूद के आगे अपना आप बहुत ही छोटा लगा था। अगर वो चाहती भी तो कोई मज़ाहमत नहीं कर सकती थी। इसका मुकाबला करना उसके नाजुक वजूद के बस की बात नहीं था, और जब खाली पेट हो तो मुमकिन हो और नामुमकिन थी वो उसे घूरती अपना पैर पटकती उसके सामने से हटी और खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। प्लेट में थोड़े से चावल निकाल उस पर स्पैगेटी सलाद डाली और चमचे से धीरे धीरे खाने लगी। इस पल वो खुद को इस कदर बेबस और तन्हा महसूस कर रही थी कि दिल से सिर्फ यही दुआ निकल रही थी कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। जरमील ने बगौर उसका सुंदर मुखड़ा देखा। उसकी ग्रीन कांच आंखों में एक समंदर ठाठे मार रहा था, जिसे वो बाहर आने का रास्ता नहीं दे रही थी। साफ लग रहा था कि वो खाना भी ज़बरदस्ती हल्के नीचे उतार रही है। उसके हाथों की लग्जिश से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उस बढ़ती हुई ठंड में कपकपा रही थी। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि वो उसकी मौजूदगी से भी घबरा रही थी। अपने घर अपनों से दूर वो यहाँ खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। जरमील था तो उसका शौहर, जिसका मकाम हर रिश्ते से बड़ा था, मगर इसके लिए वो सिर्फ नाम का शौहर था। बस अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। उससे दो तीन लुकमे के अलावा बिल्कुल नहीं खाया और चमचा प्लेट में रखे कमरे में बनी ग्लास विंडो के आगे खड़ी हो गई थी। बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका दिल दुखने लगा था। ऐसा महसूस हुआ कि अब बंद टूट ही जाएगा। वो रोना नहीं चाहती थी और उस शख्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। मगर क्या करती, उसका हौसला पस्त पड़ने लगा था। देर समंदर में आंखों में ठहर ही नहीं सका और अपने बहने का रास्ता निकालता चला गया था। वो क्यों रो रही थी इन हालात पर, अपनी बेबसी पर, या इस बंद कमरे में इस तन्हाई में जरमील की मौजूदगी से? जरमील जो बगौर उसकी हरकतों सकनात पर नजर रखे हुए था, आराम आराम से चलता हुआ बिल्कुल उसके पीछे उसके बेहद करीब आ ठहरा। अपने दोनों आहनी मजबूत हाथ उसके नाजुक शाने पर धरे उसका रुख अपने सिमत मोड़ा था। क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम्हें बहुत मजा आता है ना मुझे दर्द देखकर खुशी होती है तुम्हें मेरी बेबसी पर, ऐसी हालत पर तुम्हारे दिल को तस्कीन मिलती है, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता हूँ, मगर तुम जानकर मुझसे निगाह चुराती हो, मुझसे कतरा कर निकल जाती हो। जमील ने उसकी ठोड़ी पर अपनी अंगश्त शहादत रखी और उसका भीगा चेहरा ऊपर उठाया। याले ने बहुत मुश्किल से अपनी भीगी ग्रीन कांच ऊपर उठाए थे। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? 2 साल से जो मैं पल पल मर रही हूँ, जितनी अजियत मैंने सही है उसका कोई हिसाब नहीं है। वो भी भटकी थी उसके इल्ज़ाम पर, उसके दोनों हाथों पे शानों से एक झटके से हटाए और 2 कदम पीछे हटी थी। मगर मैं अजाला करने को तैयार हूँ।
कोई अज़ाला नहीं है इसका, अगर है तो सिर्फ हमारी जुदाई, आपको मुझे भूलना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको भूल चुकी हूँ, याले ने कहते हुए अपना रुख उसके सिमत से फेर लिया था। यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। ज़रमील ने एक झटके से उसका नाजुक बाजू अपनी मजबूत हथेली की गिरफ्त में वो कैद किया और एक झटके से उसे खुद से करीब तर कर लिया। याले इस हफ्तात के लिए कतई तैयार नहीं थी, तवक्का नहीं थी कि ज़रमील ये हरकत कर जाएगा, मगर वो भूल गई थी कि ज़रमील से अब हर बेबाकी की तवक्को की जा सकती थी। वो उसके चौड़े सीने से लगी अपनी बेतरतीब सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी जो उसकी गर्म सांसों से उलझने लगी थी। उसी वक्त बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी थी। जाने क्या हुआ था, बिजली गिरी थी, बादल गरजे थे, धमाका हुआ था, या फिर कहीं बर्फ का भारी तोता गिरा था जिसकी वजह से ना सिर्फ बिजली मुअत्तल हो गई बल्कि इस गहरे सन्नाटे में दूर कहीं से किसी जानवर की अजीब गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था, हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था। याले का दिल बुरी तरह धड़का था, उसका सांस अंदर ही अंदर अटक गया था। अपने बिल्कुल करीब जरमील के सीने से लिपटी उसकी शर्ट को दोनों हाथों में जोर से दबोच लिया था। ये कैसी आवाज़ है जरमील, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। वो तो बाकायदा रोने लगी थी, वो किसी मासूम बच्ची की तरह उसे लगी उसे अब उसके अंदर पनाह ढूंढ रही थी, हर डर से छुप जाना चाहती थी। जरमील ने बहुत गहराई से उसको महसूस किया। किस कदर पागल होती है ये सनफ़े नाज़ुक भी, जिनसे ज़ख्म मिलता है मरहम भी उन्हीं से ही लगवाना चाहती हैं। ज़मील ने उसकी गिरद अपना मजबूत हिसार खींच दिया था, उसकी हिचकियों के जद में वजूद को खुद में छुपा लिया था। उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए और दोनों बाजुओं में उस नाजुक पेकर को भरे हुए बिस्तर तक ले आया था और बहुत एहतियात से बिस्तर पर लटा दिया था। बस कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, डरो मत, आज मैं तुम्हारी सारी नाराज़ी खुद में समोल लूंगा, तुम्हारे एक एक दुख को का अजियत का मदावा कर दूंगा, तुम्हारे सारे जख्मों पर अपने प्यार का मरहम रख दूंगा, मैं तुम्हें मजीद बिखरने नहीं दूंगा। याले वो उसके डरे सहमे चेहरे पर अपनी उंगलियों के लम्स फेरने लगा और जब तक याले को इदराक हुआ बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह जरमील की बाजुओं मजबूत बाहों में कैद हो चुकी थी। जरमील ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त का दायरा मजीद तंग करना शुरू कर दिया, ना तो उसे गुस्सा करने का मौका दिया, ना ही किसी किस्म की मज़ाहमत या एहतजाज का। वो जितना भी करती वो मजीद उसे समेटता ही चला गया था। वो कद आवर आईने के आगे अपने लंबे बालों में ब्रश फेरी थी। आईने में बेड पर नीम दराज आरफीन का साफ दिखाई दे रहा था। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, जाने जाने याले मेरे बारे में क्या सोचेगी। आरफीन जो बेड ग्राउंड से ब्रेक लगा किसी मैगजीन की वर्कगर्दानी कर रहा था, सर उठा के मकसूम को देखा। किस बारे में उसने मैगजीन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया, फिर मकसूम को बगौर देखने लगा। उसके दिलकश सरापे में उसके लंबे घने बालों में नजरें उलझने लगी थी। बेशक वो बहुत हसीन थी, चांद की तरह रोशन चमकता चेहरा पहली नजर में उसका तवज्जो का मरकज बना था। उसका दिल कब उसका हुआ, कब वो उससे मोहब्बत कर बैठा, वो सोचता ही रह गया। वो किसी खूबसूरत दुआ की तरह बिन मांगे उसके रब ने उसकी झोली में डाल दी थी कि वो उसकी मोहब्बत ही नहीं, उसका इश्क बनकर उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रही थी। उसकी मोहब्बत उसकी आती जाती सांसों में खुशबू की तरह महक रही थी। मगर वो नहीं जानता था कि मकसूम इस बात से बेखबर अनजान है या फिर जान कर अनजान बनने की कोशिश करती थी। यही क्या मैंने आपको मना किया है बाहर निकलने से। उसकी गहरी होती सोचों का कुफल टूट चुका था। तुम वाकई चाहती थी कि इस ठंड में इन खराब हालात में मैं बाहर निकलता। अब मैंने ये भी नहीं कहा। आज की ठंड महसूस करके उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई थी। तो फिर वो कहो ना जो मेरे कान सुनने के लिए शिद्दत से बेताब है। बिल्कुल करीब से ये आवाज़ उसके पास गूंजी थी। वो नहायत चौंक कर जैसे पलटी थी, आरफीन उसके बेहद नज़दीक खड़ा था। उसके कदम डगमगाए थे। खुद को बचाने की सही में उससे बेसाख्ता उसके सीने पर हाथ रखा था। आरफीन की आंखों में उसके ज़रा से लम्से खुमारी सी छाने लगी थी। इस पल तो बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। दिल बेकाबू सा बेकरार सा उसकी कुर्बत पाने के लिए उमगने लगा था। उससे अपने दोनों बाजुओं से उसकी नाजुक मरमरी कमर के इर्द गिर्द मजबूत सा हिसार खींच दिया। उसको अपने से इस कदर करीब तर कर लिया कि मामूली सा इंच पर का फासला भी मिट चुका था। वो कुछ जानना, कुछ सोचना, समझना नहीं चाहता था। सिर्फ उसको ये एहसास कराना चाहता था कि उसकी मोहब्बत में, उसके इश्क में रोज़ बरोज़ किस कदर शिद्दत बढ़ती जा रही है। वो आज अपने रिश्ते की तमाम दूरियों को नज़दीकियों में बदलना चाहता था, मगर इसके बरक्स मकसूम के जज्बात तो एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसका तो जैसे सांस रुकने लगा था, दिल की कैफियत अजीब सी होने लगी थी, दिमाग साएं साएं करने लगा था अपने वजूद पर। जिस तरह उसके बाजू की हिसार की गिरफ्त मजबूत थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानलेवा अजदहे ने उसे मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। उसकी गर्म सांसों के थपेड़ों से उसे अपना वजूद एक दहकती हुई आग की लपेट में झुलसता हुआ महसूस हो रहा था। पल भर में ही जैसे वो खाक का ढेर बन जाएगी। स्याह आंखों की पुतलियों पर घुप अंधेरा से छाने लगा और फिर चपक कर इन स्याह आंखों की पुतलियों पर वो एक चेहरा वाज़े नमूदार होने लगा। और वो चेहरा था उसकी बेस्ट फ्रेंड सोमी का, जिसे वो धोखा देने का सोच भी नहीं सकती थी। उससे बेवफाई का तसव्वुर भी कैसे कर सकती थी। वो अमानत में खयानत करने की गुनाहगार नहीं बन सकती थी। और फिर जब वो कुछ नहीं भूली तो आरफीन कैसे उसे फरामोश कर सकता था। उसे ये यकीन होना चाहिए था कि उसके तमाम अहद व वादे सोमी के लिए थे। उसकी मोहब्बत और चाहत, उसकी फुरकत सिर्फ और सिर्फ सोमी थी।
और कोई नहीं, और वो ऐसा नहीं होने देगी, आरफीन को बहकने नहीं देगी, उसकी राह से उसके भटकने नहीं देगी, उसका वादा उसे भूलने नहीं देगी। आरफीन उसके चेहरे पर झुकने लगा था कि मकसूम ने अपनी पूरी जान लगाकर उसके चौड़े सीने पर अपनी दोनों हथेलियां जमाकर उसे झटके से अपने आप से अलग किया था। आरफीन इस हमले के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं था और ना ही मकसूम से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को थी। क्या कर रहे हैं आप, और क्यों? आपको आपको समझ क्यों नहीं आती? वो आज इतने अरसे में पहली बार मकसूम को इतने शदीद गुस्से में देख रहा था। आप सोमी को धोखा दे सकते हैं, उसे भूल सकते हैं, मगर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोमी से दगा करने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे इसका ख्याल 24 घंटे रहता है। तो क्या आपको एक लम्हे के लिए भी नहीं आता होगा? आरफीन साहब, अपने जज्बात को संभाल कर रखें। यह सिर्फ और सिर्फ सोमी की अमानत है। इसमें खयानत करके मुझे गुनाहगार मत करें। आपका नफ्स बेशक कमज़ोर हो सकता है, मगर मेरे इरादे ना सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि मुझे अपने असाब पर भी कंट्रोल हासिल है। मत आया करें मेरे करीब, ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करें। इतनी तज़ीक़ व तौहीन, कितनी बेदर्दी से उसने उसकी मोहब्बत को अपने पैरों तले मसल दिया था, बल्कि उसके पाक साफ शफाफ जज्बात को नफ्स का नाम देकर दे दिया था। ऐसा महसूस हुआ था जैसे सरेआम उसने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजी थी। ऐसी वाहियात गाली दी हो जो आरफीन के दिल पर अना बनकर ज़र्ब सी लगी थी। मत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर खुद की बेइज्जती, नफ्स की गुलामी का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी आरफीन जैसा मर्द तो कभी भी नहीं, जिसने ना सिर्फ उससे मोहब्बत की थी, बल्कि उसे इश्क बनकर पूजा था, उसके दिल ही दिल में प्रस्तिश की थी, दिल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया था। और मकसूम ने क्या किया? उसके बढ़ते कदमों को कोई और नाम दे दिया, अपने आप से जिस तरह हटाया था जैसे वो किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो। आरफीन के गमों, गुस्से से, शिद्दत से असाब तन गए। इन ब्राउन आंखों में शरारे से दौड़ने लगे थे। खुद का इस तरह बेइज्जती और बेदर्दी से झुटके जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मकसूम अपने दिल की सारी भड़ास निकालकर साइड से जाने लगी थी कि आरफीन ने नहायत बेदर्दी से उसका बाजू अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ा था और एक झटके से उसे अपने इस कदर नजदीक कर लिया था कि उसकी गर्म सांसों से मकसूम को अपना वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ था। उसका दिल थमसा गया था। आरफीन की आंखों में आज वो इतने अरसे में पहली बार इस कदर गुस्सा देख रही थी। इन आंखों में जो गैसो खसब जाहो जलाल था, वो आज शायद खाकस्तर कर देगा। मर्द के गुस्से के आगे औरत का गुस्सा कुछ नहीं होता, ये उसने अभी उस वक्त जाना था। इतना कुछ बोल गई हो, वो भी सब फजूल। तो शुक्र अदा करो मेरी जगह कोई और मर्द नहीं था, वरना तुम्हारी इस फजूल बकवास का तुम्हें जवाब अभी इसी वक्त अच्छी तरह मिलता। उसकी स्याह आंखों में आंखें डालकर ये जुमला कहा था, और वो इतनी नासमझ तो नहीं थी कि इस एक जुमले का मतलब नहीं समझ पाती। लंदन पलटती अच्छी तरह उसकी बात का मफहूम समझ गई थी। घनेरी स्याह पलकें खुद ही रुखसार पर सजदा रेज हो गई थी। आरफीन का गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। उसने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पर जरा सी सख्त कर दी थी और वो कराह कर रह गई थी। और किस धोखे की बात करती हो तुम मकसूम बीवी? धोखा था तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें दिया है, अपनी जगह तुम्हें बिठाया और खुद जाने कहाँ फरार होगी। मगर मेरी जिस लड़की से शादी हुई है वो तुम हो, तुम्हारी दोस्त नहीं। सबके सामने निकाहनामे पर दस्तखत तुमने किए हैं, तुम्हारी दोस्त ने नहीं। एक एक रस्म मेरी तुम्हारे साथ हुई है, तुम्हारी दोस्त के साथ नहीं। हाथ तुम्हारे हाथों पर जो मेहंदी लगी थी वो मेरे नाम की थी। जो सुर्ख जोड़ा तुमने पहना था, तुम्हारा रूप स्वरूप उस दिन सजाया गया था, वो सब मेरे नाम का था। फिर भी तुम कहती हो तुम्हारी दोस्त को सोचूं। अगर तुम्हारे साथ मैं कुछ करता हूँ तो तुम्हारी दोस्त के साथ धोखा होगा, अमानत में खयानत होगी। मोहतरमा, जायज़ और शरई रिश्ते से तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी दोस्त नहीं। आज हमारी शादी को 4 माह हो गए हैं, मगर तुम्हारी दोस्त का कुछ अता पता नहीं। पता तो दूर, उसने तुम्हें एक फ़ोन कॉल तक करने की ज़हमत गवारा नहीं की। फिर भी तुम कहती हो वो तुम्हारे साथ फेयर है। आरफीन ने गुस्से से तेज़ नज़रों से उसे देखते हुए उस अपने से एक झटके से दूर किया था कि वो वापस ड्रेसिंग टेबल से बुरी तरह टकराई थी। मुझे अपने नफ्स व असाब पर बहुत कंट्रोल हासिल है। मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं कि तुम उसे अपने पैरों तले रोंदोगी, बल्कि गलती तो मेरी है जो अपनी मोहब्बत तुम जैसी बेहिस बेदर्द लड़की के नाम करने चला था। वरना तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की हो तो एहसास भी होता इस नम जज्बे का। तुम्हें तो सिर्फ अपनी दोस्त की फिक्र सताती रही रहती है, मगर आज जो तुमने मुझे ताने दिए हैं, मेरे एहसासात और जज्बात को गाली दी है, मेरी तज़हीक आमेज़ बेइज्जती की है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। बल्कि यूं कहना चाहिए कि तुमने मुझे मेरी औकात बताई है, मुझे आईना दिखा दिया है, और अगर मैं चाहूँ तो वो फिर उसके बेहद करीब आया और उसके गालों को अपने हाथ से इस सख्ती से दबोचा कि इनसे आंखों से नमी भरने लगी थी। उसकी उंगलियां उसके गालों में धंसती जा रही थी, उस जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बात का जवाब दे सकता हूँ। ये जो अपनी दोस्त की दास्तान सुनाती रहती हूँ, आइंदा मेरे सामने उसका नाम तक नहीं लोगी। सिर्फ चंद लम्हों की बात है, मगर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक तो ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। दूसरे ऐसे रिश्ते दिल की आमादगी पर इस्तवार किए जाते हैं। तुम्हें हासिल करना ही होता तो शादी की रात तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा वजूद भी मेरे नाम से महकता।
आज जो तुमने ये फ़िज़ूल हरकत और बकवास की है वो नहीं करती मकसूम बीबी, तुम्हारा हसूल मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। किस कदर सर्द लबो लहजे में उसने मकसूम को बातें सुनाई थी और वो एक-एक लफ्ज़ उसके दिल में किसी तीर की तरह पेवस्त होकर उसका दिल ही नहीं पूरा वजूद चलनी-चलनी कर रहा था। उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, ज़ब्त की सारी हदें टूट गई थी और स्याह आँखों से गर्म स्याल निकलकर आरफीन की हथेली भगोने लगे थे। इन बहते आँसुओं को देखकर आरफीन कुछ नर्म पड़ा था, मगर अंदर जो एक तलातम बिफरा हुआ था वो किसी तौर पर थमने का नाम नहीं ले रहा था। अपने वजूद की नफ़ी कैसे बर्दाश्त होती, वो भी इस सूरत में जब वो पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने साफ़ व शफ़ाफ़ जज़्बात व एहसासात समेत उसकी तरफ बढ़ा था, मगर उसका सिला उसे ये मिलेगा, उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। उसने मकसूम के चेहरे से अपना हाथ उठाया और एक ज़ोरदार मुक्का बनाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर मारा था कि शीशा टूटकर ना सिर्फ़ उसके हाथ की पुष्ट पर कट का निशान मार गया, बल्कि खून का फव्वारा सा उबल पड़ा था। ड्रेसिंग टेबल पर जो भी मेकअप का सामान वग़ैरह रखा था, वो सब बिखर के नीचे कालीन पर मातम कदा था। मकसूम की आंखें फटी की फटी रह गईं, वो पथरा के रह गई, बिल्कुल साकित और जामत होकर उसकी हथेली से निकलते खून को देखने लगी थी। आरफीन ने फिर उस पर भूल कर भी निगाहें गलत नहीं डाली थी और कमरे से ही निकलता चला गया। मकसूम उसके जाने के बाद कितनी ही देर यूं ही खड़ी रही थी। कानों में अभी तक उसके सख्त और सर्द लफ्जों की बाज़गश्त थी, जो उसके दिलो दिमाग में चिपक कर रह गए थे। मालूम नहीं किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उसके साथ या फिर आरफीन के साथ। वो वहीं बैठती चली गई, रुकी हुई सांस कदरे बेहतर हुई थी, चेहरा घुटनों में दिए हुए हिचकियों की जद में थी। आज उसकी ज़ात खुद उसके लिए मुश्किल में पड़ गई थी। सोमी कहाँ हो खुदारा, वापस आ जाओ। अगर वो कुछ देर और यहाँ ठहरता तो यकीनन उसका वजूद तहस नहस कर देता, मगर उसने गुस्सा जितना कंट्रोल किया वही जानता था। ज़िंदगी में वो बहुत गुस्सा हुआ था, मगर आज तो हद ही हो गई थी और उस सब की वजह वो दुश्मन जाम मकसूम थी। वो बेखबर आराम से ब्लैंकेट में सो रही थी। उसके चेहरे पर ज़माने भर का इस कदर सुकून और इत्मीनान था, जैसे ज़िंदगी की सारी थकन उतर गई हो। दिल पर जो एक भारी सिल थी वो हट गई हो। इन सब आंखों में जो ठाटे मारता समंदर था वो थम गया था। दिल और दिमाग में जो भी गुबार था वो सब कल इस बीती रात में धुल गया था। इस मासूम चेहरे पर किसी किस्म की कोई अजियत, कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि शायद वो बंद सब्ज़ आंखें कोई खूबसूरत हसीन ख्वाब देख रही थी, जिसकी वजह से उन गुलाबी पंखड़ी लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट खिल रही थी। ज़रमील ये सब बगौर देखता उसके पास ही बैठा था। वो इस कदर गहरी नींद में थी कि ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो उसके इस कदर करीब, बहुत करीब बैकग्राउंड से टेक लगाए एकटक उसे ही देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर बालों की कुछ छोटी छोटी बिखरी लटों पर वो अपनी उंगलियां फेरने लगा और इसी स्ना में उसका मोबाइल बजने लगा। ज़मील ने चेहरा घुमाकर साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को देखा। स्क्रीन पर सिमरन कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो होले से मुस्कुरा दिया और एक गहरी सांस खींचते हुए मोबाइल उठाई, यस का बटन प्रेस किए, कान से लगा ली था। अस्सलाम वालेकुम, सिमरन ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम ज़रमील, याले कहा मुझे उससे बात करनी है, कब से मैं उसका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ मगर मुसलसल ऑफ ही जा रहा है। पूरी रात मैं उसके लिए परेशान रही हूँ, जागती रही हूँ उसके लिए। लबो लहजे में हद दर्जा फिक्रमंदी के आसार वाज़ेह झलक रहे थे, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। फिर तो तुम्हारी परेशानी और रात भर का जागना बेकार गया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अब इसका मतलब तो तुम्हें तुम्हारी नंद साहिबा ही बताएंगी। फिलहाल तो वो इस वक्त बहुत गहरी नींद में सो रही है। जो मैंने लबो लहजे में बोलते हुए उसने याले को अपनी नज़रों के हिसार में रखा था। ज़रमील तुम जाने क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बस मेरी याले से बात करवाओ। वो रात को रो रही थी और फिर मैंने भी तो उसे डांट दिया था। मैं याले से बात करना चाहती हूँ। यार बिल्कुल करवा देता, लेकिन वो वाकई बहुत गहरी नींद में सो रही है। लगता है मोहतरमा 2 साल की नींद पूरी कर रही हैं। तुम सच बोल रहे हो ना? वो सो रही है। सिमरन यकीनो बेयकीनी की कैफियत में थी। अब यकीन करने की दूसरी वजह क्या है वो बताओ मुझे, ताकि उसी तरह समझा दूँ तुम्हें। वो जानता था सिमरन की परेशानी को, याले को वो बहुत चाहती थी। उसकी आंखों में मामूली से आंसू भी नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि वो रात रोई भी थी उसकी, इसलिए सिमरन को फिक्र हो गई थी। चलो भी ठीक है, उसे सोने दो, मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन कर लूँगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद धीरे से ज़रमील को पुकारा। याले चुप हो गई थी ना। वो रात को बहुत रोई होगी, पता नहीं उसने पेट भर के खाना भी खाया कि नहीं। उसकी फ़िक्र पर ज़मील हौले से मुस्कुरा दिया था। हाँ, वो चुप हो गई थी और मैंने उसे थोड़ा सा खाना खिला दिया था। सिमरन, याले मेरी बीवी है, जो कुछ हमारे बीच रहा है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर याले को मना लेना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मगर ज़रमील वो तुमसे बहुत नाराज़ है, जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो दिल की बुरी नहीं, बस थोड़ी सी बेवकूफ़ है, अकल से पैदल। तुम मेरी नंद की बुराई कर रहे हो, वो भी मुझसे। मगर एक बात याद रखना, याले मेरी नंद ही नहीं, मेरी बहन, बेटी, दोस्त, मेरी जान है, बहुत अजीज़ है मुझे। याले बहुत चाहती हूँ मैं उसको। अगर याले को तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे कान खींच सकती हूँ। जरमील का बिला इरादा ही जोरदार कहकहा गूंजा था। याले की आंख उसके कहकहे पर खुली थी। नहायत हैरानी से उसे देखने लगी। लो जाग गई तुम्हारी नंद। अगर रात मैंने उसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती की हो तो खुद ही पूछ लो। उसने मोबाइल याले को थमा दिया। वो नासमझी की कैफियत के ज़ेरे से ज़रमील को तक रही थी। सिमरन का फ़ोन है, बात करना चाहती है तुमसे, तसल्ली करना चाहती है कि कहीं रात में
रात मैंने तुम्हें कहीं से तोड़-फोड़ तो नहीं दिया? ज़रमील ने उसकी सब्ज़ आँखों में झाँका था। याले उठना चाहती थी मगर ज़रमील ने ऐसा होने नहीं दिया। इशारे से सिमरन से बात करने का कहा था, उसने मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, इस कदर सर्दी की ठंड महसूस करते उसकी आवाज़ लड़खड़ा के रह गई थी। हेलो याले गुड़िया, कैसी हो जानू? ठीक हूँ, नहायत दबी-दबी सी आवाज़ निकली थी क्योंकि बिल्कुल पास बैठा ज़रमील उसकी उलझी बिखरी ज़ुल्फ़ों में उँगलियाँ फेर रहा था। उसकी इस जसारत पर याले से बोला ही नहीं जा रहा था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे पसलियों की मज़बूत दीवारें तोड़ के अभी बाहर आ जाएगा। नाराज़ होना नहीं, नहीं तो वो पीछे खिसकना चाहती थी मगर ज़मील ने उसके गिर्द हिसार का बंद बाँध दिया था। रास्ते मफकूद कर दिए थे। मोबाइल उसके हाथ से छूटते-छूटते बजा था। पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। इस कदर ठंड में भी उसकी पेशानी पर चंद मोती उभरे थे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो मगर चंदा मैं भी क्या करती, मजबूर थी। मगर मुझे ये भी तसल्ली थी कि तुम ज़मील के साथ महफूज़ हो। जी, कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, कराची से फ़ोन आया था, यहाँ के हालात की खबर उन्हें मिल गई है। वो सब परेशान हो गए थे मगर मैंने उन्हें समझा दिया था। तुम्हारा पूछ रही थी मम्मा, मैंने कह दिया कि वो सो गई है। अच्छा खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। ओके, आप वाक़ई आ रही हैं ना? उसका दिल खुश होने लगा था। हाँ, मैं आ रही हूँ, बल्कि अभी निकल रही हूँ, नाश्ता हम सब एक साथ ही करेंगे। ओके, मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। मज़ीद उससे कोई बात नहीं की जा रही थी, वजह ज़मील था जिसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसने मोबाइल ऑफ करके वहीं साइड पर रखा और उसके अपने गिर्द से मज़बूत आहिनी बाजू हटाने चाहे थे। ज़मील हटे, सिमरन भाभी आ रही हैं, मैं फ़्रेश होकर आऊँगी। नहीं, अभी नहीं। वो मज़ीद कुछ उसकी सुने और अपनी बोले बगैर एक झटके से उसे खुद से करीब करके उसके सुंदर चेहरे पर झुकता चला गया। उसके फ़रार के सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। वो उसके मज़बूत हिसार में बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। उस पर तो खुद हैरत थी, वो अपना दिफ़ा क्यों नहीं कर पा रही? उसकी मोहब्बत के आगे क्यों हार गई थी? कहाँ जा सोई थी उसकी सारी नाराज़ी, उसका गुस्सा जो उसे ज़रमील पर था। मगर ज़रमील का ये नया अंदाज़ देखकर तो वो दंग ही रह गई थी। उसकी जुनूनी मोहब्बत की एक झलक तो वो रात ही देख चुकी थी। अपने बचाव के लिए कितना एहतजाज करती, कितना बचाव करती, उसकी मज़ाहमत बेकार गई थी। ज़मील ने उसे अपने अंदर समो के उसे कैद कर लिया था। वो बेबस होकर रह गई थी। आरफ़ीन, सिमरन कमरे से निकली। आरफ़ीन रेहान शेख के साथ बैठा टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वो वहीं चली आई थी। जी सिमरन भाभी बोली। उसे टीवी पर से नज़र हटाकर सिमरन को देखा था। आरफ़ीन, याले को अभी जाकर लेकर आना है। सिमरन भाभी, अभी तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है क्योंकि रात भर बर्फ़बारी खूब हुई है जिसकी वजह से बर्फ़ का एक भारी तोदा सड़कें बिल्कुल बीच गिरा है, इसलिए जो रास्ते खुले थे वो भी ब्लॉक हो गए हैं। देखिए, यही सब न्यूज़ पर बता रहे हैं। सिमरन वहाँ आकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी। न्यूज़ पर सब दिखा रहे थे, हालात बाकी बहुत गंभीर हो गए थे। सिमरन को फिक्रमंदी ने घेर लिया था। उसने याले से वादा कर लिया था कि वो उसे लेने आ रही है, साथ नाश्ता करेंगे। बेटा आप परेशान क्यों हो रही हो? याले तो मैं महफूज है ना? और वो फिर किसी और के साथ ही, अपने हस्बैंड के साथ है। रेहान शेख ने उसके चेहरे की परेशानी भांप ली थी। जी अंकल, वो फिर कुछ बोली नहीं थी और फिर कहती भी क्या, उनका कहना भी जायज़ था कि याले अपने शौहर के साथ थी मगर उन दोनों के माबैन ये रिश्ता किस नौइयत का था? ये दोनों के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी। उनके बीच एक वसी दीवार जो खड़ी थी। उन सब से रेहान शेख नावाकिफ़ थे। उसका पुरसोच चेहरा आरफ़ीन ने बग़ौर देखा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो क्या सोच रही है। सिमरन भाभी परेशान मत हों, याले बिल्कुल ठीक है। रेहान शेख का फ़ोन आ गया था। वो वहाँ से उठ गए थे तो आरफ़ीन ने आज़िदगी से कहा, आरफ़ीन मुझे पता है वो पूरी रात जागी होगी, सिर्फ़ रोती रही होगी। तुम जानते तो हो उसके और ज़रमील के दरमियान की जंग को। भई अब याले का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ज़रमील ज़रूर पुरसुकून होगा। उसने बात को मज़ाक का रूप दिया। सिमरन उसकी बात का मतलब समझ गई थी। ये तो तुम खुद उससे ही पूछना कि वो कितना पुरसुकून रहा होगा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि याले ने खुद अपने साथ-साथ ज़रमील का भी लम्हा-लम्हा अज़ाब में कर दिया होगा। चले, वो जब रूबरू होंगे तो देख लेंगे। और अब एक बात बताऊँ कि ज़रमील ने ना सिर्फ़ याले को हैंडल कर लिया होगा बल्कि रोने भी नहीं दिया होगा, इसलिए आप फ़िक्र मत करें। तुम तो इतने वसूख से इस तरह बोल रहे हो जैसे ज़रमील ने मोबाइल पर तुम्हें बताया होगा। मेरी प्यारी भोली भाली सी भाभी जान, ज़रमील को अपने दरमियान मोबाइल जैसी बेजान छोटी सी शायद सबसे बड़ी दुश्मन लग रही होगी। और उसके लबों पर धीमी सी शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी जो सिमरन को तो बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। मतलब ओफ़ो, अब ये मतलब वगैरह छोड़े, मुझे भूख लग रही है कि आज नाश्ते का एहतमाम नहीं है। याले के चक्कर में तो आप हमें भूखा ही मार रही हैं। सॉरी, मैं भी बनाती हूँ, बल्कि तुम यूँ करो, याले या ज़रमील को फ़ोन करो, उन्हें बता दो कि आज भी अभी तक रास्ते ब्लॉक हैं। जैसे ही रास्ते खुलते हैं हम फ़ौरन लेने आ जाएँगे। वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी क्योंकि मैंने आने का बोल दिया था। वो कहकर खड़ी हो गई थी। ओके बाबा, आप किचन में जाएँ, नाश्ता बनाएँ, मैं फ़ोन करता हूँ। सिमरन को जब इत्मीनान हो गया कि आरफ़ीन ने अपना मोबाइल उठा लिया है, तो वो वहाँ से किचन की सिमत बढ़ गई। आरफ़ीन ने जाते ही सिमरन को एक नज़र देखा, मोबाइल वापस रख दिया। सिमरन भाभी भी ना प्राइवेसी नहीं समझती हैं। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा के हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर से दोबारा टीवी की जानिब मतवज्जा हो गया। मज़ा आ गया भई। यहाँ शेख ने खूब सैर होकर नाश्ता किया था। इन लड़कियों ने घर में ही कबाब, पराठा, मीठा हलवा बना लिया था।
बहुत मज़े के बनाए हैं आपने कबाब सिमरन भाभी जी, नहीं सारा क्रेडिट आपकी मिसेस मकसूम को जाता है, इसलिए तारीफ़ की असल हकदार मकसूम है। सिमरन ने अपनी प्लेट आगे खिसका दी थी। अच्छा, तो आपको पहले बताना चाहिए था कि ये कमाल हमारी ज़ोजा मोहतरमा मकसूम का है, तो मैं ठीक तरह से तारीफ़ करता। उसने सर को झुकाए मकसूम को देखा था। तो अभी भी किससे पाबंदी लगाई, आप तारीफ़ कर सकते हैं। हीरा ने मुस्कुराते हुए कबाब का एक बाइट केचप लगा के मुंह में डाला था। बिल्कुल करेंगे, हमारी मिसेस जो बनाए सब लजीज होता है, बल्कि हम तो खराज तहसीन बख्शने के मूड में हैं। आरफीन भाई, अगर इस वक्त याले यहाँ होती तो आप ज़रूर आप पर कमेंट्स पास करती। वो नहीं तो क्या हुआ, उसने अपने चेले जो तो यहाँ छोड़े हुए हैं जो इस तक सारी खबर रसाई करेंगे। हीरा उसका इशारा अच्छी तरह समझ गई थी। अगर आप मुझे अकेला समझ के घेरने के मूड में हैं तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी आपके लिए अकेली ही काफ़ी हूँ, मुकाबला बराबर होगा। हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है, याले की सोहबत का असर तो आएगा ना। वो होले से हंस दिया। करें आप खूब अच्छी तरह करें, अभी फुल आज़ादी यहाँ नहीं थी। याले को एक एक बात मिर्च मसाला लगाकर बताऊंगी मैं आपकी। इसका मतलब है अपनी बेगम को तुम दोनों के खिलाफ तैयार करना पड़ेगा। आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, मगर मकसूम भाभी आपका साथ देने वाली नहीं है, वो हमारी ही साइड लेंगी। उसने मुस्कुराते हुए उसको चिढ़ाया। ये बात है तो फिर ठीक है, मगर मेरी भी सुन लो, मैं भी हारने वालों में से नहीं हूँ। जीत इंशाल्लाह मेरा ही मुकद्दर बनेगी। ये बात आरफीन ने मकसूम को बगौर देखते हुए कही थी। मकसूम ने नहायत चौंक कर आरफीन को देखा था। उसके चेहरे पर कल रात की बात का मामूली सा भी शायबा ना था। वो इस तरह मस्ती और मजाक के मूड में था जैसे हर रोज मामूल की तरह रहता था, मगर उस वक्त उस कही गई बात का वो क्या मतलब गर्दानती, मजाक या फिर तंज। वो उसके चेहरे पर कुछ ढूंढने ही की कोशिश कर रही थी कि जल्दी एहसास हुआ कि मुकाबिल की आंखों में शौक से रंग झिलमिलाने लगे थे। उसने अपनी स्याह आंखें खुद ही झुका ली थी, वरना शायद उसका मूड नहीं था कि वो उसके चेहरे से अपनी निगाहें हटाता। इन सब के बरक्स हीरा अपनी ही बोल रही थी कि अचानक से वानिया के कहने पर मकसूम ने अपनी झुकी स्याह निगाहें फिर से उठाई थी। आरफीन भाई, ये कपड़ा कैसा आपने अपने हाथ पर बांधा हो, देखिए इसमें से खून भी निकल रहा है। वानी के कहने पर सब नहीं आरफीन का हाथ देखा था। अरे हाँ आरफीन, ये क्या हुआ, कहाँ से लगा ली तुमने ये चोट, मुझे दिखाओ जरा। सिमरन भाभी ने अपनी गोद में बैठे रजा को हीरा को दिया और उसके पास चली आई। उसका हाथ थामा और हाथ पर बंधा कपड़ा हटा दिया जो खून से भीगने लगा था। ओ माय गॉड आरफीन भाई, ये तो बहुत गहरा जख्म है, कैसे लगी आपके। हीरा भी वहीं चली आई थी, परेशान हो गई थी। आरफीन बेटा बताओ ना, कैसे लगी आपको ये चोट। रेहान शेख फिक्रमंदी से बोले। अरे यार कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आरफीन ने सबकी फिक्र को दिल से महसूस किया। किस कदर मोहब्बत करते थे वो उससे। हीरा के तो बाकायदा आंखों में आंसू ही आ गए थे। आप इसे मामूली कहते हैं, कितना गहरा जख्म आया है आपको। वो रोहांसी सी होने लगी। आरफीन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और हीरा को खुद से लगा लिया। गुड़िया, ज्यादा नहीं लगी, यही बेलौस मोहब्बतें ही तो थी जिनकी मजबूत डोर से वो सब किसी लड़की की तरह एक दूसरे से बंधे हुए थे, और वो इन बेपनाह मोहब्बतों की कदर करता था। मकसूम तो हैरत से इन लोगों को देख रही थी, किस कदर मोहब्बत है इनमें आपस में, शायद इसी को प्यार कहते हैं। तुम इधर बैठो। सिमरन ने आरफीन को वापस चेयर पर बिछाया। वानी बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। रेहान शेख ने वानी को देखा। बाबा मैं अभी लेकर आती हूँ। उसने बैसाखी संभाली और अपने बेडरूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई। लाओ मुझे दो। सिमरन ने पहले डिटॉल निकाली। नूरी एक छोटे बाउल में पानी लेकर आई और आरफीन का जख्म जल्दी जल्दी साफ किया, फिर मरहम वगैरह लगाकर उसके हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी। हद होती है लापरवाही की। सिमरन ने आरफीन को घूरा, साथ ही अच्छी तरह डांट भी पिला दी। मकसूम, तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने भी उसके हाथ पर कुछ ट्यूब ट्यूब पाउडर वगैरह नहीं लगाया। अब उनका रुख मकसूम के सिमत था। जी वो बुरी तरह घबरा के रह गई, जबान अलग लड़खड़ा रही थी। आरफैन ने जल्दी से बात को संभाला। नहीं सिमरन भाभी, मकसूम को नहीं मालूम, मेरे ये जख्म अभी कुछ देर पहले ही लगा है। उसने मकसूम को साफ बचा लिया था। एनीवेज अब तुम आराम करो और हाथ को लटकाना बिल्कुल नहीं, वरना दर्द होगा। आप लोगों की मोहब्बत ही ऐसी है कि किसी दर्द का एहसास नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर याले यहाँ मौजूद होती तो आपके सर में भी दर्द कर देती। हीरा ने चिढ़ के कहा, जिसको वो समझ के हल्के से हंस दिया। हीरा ठीक ही बोल रही थी। अगर याले यहाँ होती तो वो तो घर सर पे ही उठा लेती, क्योंकि जितनी इन लोगों में लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे की टांग खींचते थे, फिर मोहब्बत भी ऐसे ही करते थे। अरशद और आरफेन में वो कोई फ़र्क नहीं करती थी। आरफेन की कोई भी बहन नहीं थी, मगर याले और हीरा को बिल्कुल सगी बहनों की तरह चाहता था। उन लोगों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। और याले तो वैसे भी मोहब्बतों के मामले में बहुत खुशकिस्मत थी कि घर के हर फर्द का उसे प्यार मिला था। घर भर की लाडली थी वो, इसीलिए तो सब ने उसे इस घर में हमेशा रखने के लिए ज़मीर से ज़बरदस्ती निकाह कर दिया था, ताकि वो ज़िंदगी भर उन सबकी आंखों से ओझल ना हो। मगर किस्मत ने जो उसके इससे इम्तिहान लिया, जिस कठिन आजमाइश में डाला, सबको खून के आंसू रुला दिया। मगर जरमील की वापसी एक नई उम्मीद की किरण बनकर रोशन हुई थी। वो याले को जो अपनी ज़िंदगी जीना भूल गई थी, वो फिर से जिएगी। आरफीन की सिक्के दिल से उसके लिए दुआ थी। जरमील उसे संभाल लेगा, मना लेगा। उसका हद यकीन था, जो कड़वाहट उसके दिल और दिमाग में घुल गई थी, वो सब दूर हो जाएगी।
शाम के 6 बज रहे थे। वो कमरे में अकेली सोफे पर बैठी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। बाहर के हालात अभी तक ठीक नहीं हुए थे। कोई शय अपने मामूल के मुताबिक नहीं चल रही थी। जमील कुछ देर पहले ही बाहर गया था, शायद हालात का जायजा लेने। कल से अब तक वो इसके साथ कमरे में थी, जो इसके साय से भी भाग रही थी। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मुश्किल घड़ी में उसी के रहमो करम पर पटक दिया था। वो जिस जमील को जानती थी वो एक अक्खड़ बद दिमाग, हद दर्जा गुस्से वाला बदजौक इंसान था। मगर ये जमील जिसे वो कल से अपने बेहद करीब देख रही थी वो बिल्कुल अलग था। अपने पुराने वाले जमील की इसमें एक भी आदत नहीं थी जिससे वो नाला रहती थी। मगर जमील ऐसा होगा, इसका तो बदलाव आएगा इन 2 सालों में, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस कदर जुनूनी मोहब्बत और चाहत देने वाला, इतना रोमांटिक कि वो उसकी बेपनाह मोहब्बत के आगे हार गई थी। उसकी नफरत बहुत छोटी लगने लगी थी। जितनी मोहब्बत उसने कल से अब तक उसे दी थी कि वो खुद थकने लगी थी। मगर ऐसा महसूस हो रहा था जमील की मोहब्बत में हर गुजरते पल में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। जाने उसका तनतना, गुस्सा, झुंझलाहट कहाँ सो गया था कि वो अगर गुस्सा करना भी चाहती तो जमील ऐसा करने नहीं देता था। क्या सोचा जा रहा है? मादाम वो अपनी लामतनाही गहरी सोचों में इस कदर मुनहमिक थी कि ये भी एहसास नहीं हुआ कि कब जमील उसके बराबर आकर बेहद करीब आकर बैठ गया था। वो आगे खिसकना चाहती थी कि जमील ने उसके शाने पर अपना मजबूत आहनी बाजू रखकर उसको अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया था। क्यों भाग रही हो मुझसे यालें? अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से अलग करूं। उसने घेरा तंग कर दिया था। आप खुदारा मेरी बात तो सुन ले। कमज़ोर लबो लहजे में एक इल्तिजाई गुजारिश थी। हाँ बिल्कुल सुनेंगे, आप फरमाइए, वो तरंग में बोला। इस तरह तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। उसका इशारा उसके हिसार उसके बेहद करीब होने पर था, जिसे वो अच्छी तरह समझ गया था। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, अब बोलो। उससे मुस्कुराते हुए अपना बाजू उसके गिर्द से हटाया और बगौर उसका सुर्ख गुलनार होता चेहरा देखा। हद दर्जा गोरी रंगत पर सर्दी की वजह से उसके गालों पर सुर्खी घुल रही थी। पलकों की घनी बाढ़ जैसे ना उठने का अहद कर चुकी हो। गुलाबी होंठ बिल्कुल खामोश थे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस आपस में पेवस्त किए वो शायद घबरा रही थी। जरमील ने अपनी हथेली के प्याले में उसका मासूम सा चेहरा भरा और अपने से मत उसका रुख मोड़ा था। सुरमई इन सब झील जैसी आंखों में गाड़ दी। दिल में जो कुछ भी हो सब बोल दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है, मगर यकीन करो मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इतनी मोहब्बत और चाहत दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी के सफ़र हस्ती से वो तकलीफ़ भरे, अजियत भरे तमाम लम्हात मिट जाएंगे। और फिर उसका मामूली सा सबूत तो तुम कल से अब तक देख भी चुकी हो। नाभी लबों पर शरारत से भरी मुस्कुराहट थी। सुरमई कांच पर पुरशौक होकर उसका सुरख अनारी होता चेहरा देख रही थी। उसकी जोम यानी बात पे वो अच्छी तरह समझ चुकी थी। झिझकते हुए निगाह रुखसार पर सजदा रेज होकर रह गई। वो घनेरी पलके शर्मो हया से लरसने लगी थी। जरमील के यूं पुरशौक अंदाज पर देखने से चेहरा गुलनार की मानद खिलने सा लगा था। उसके चेहरे की सुर्खी में मजीद इजाफा सा होने लगा था। जरमील तो जैसे उसकी अदा पर फरेफ्ता जां हो गया। अपनी दीवानगी और बेकरारी की मोहर जा वजह उसके चेहरे पर सबत करता चला गया था। दरवाजे पर धीरे से दस्तक होने लगी। जमील ने भरपूर नज़र उसके चेहरे पर डाली और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। याले अपनी बेतरतीब बेकाबू होती दिल की धड़कनों पर हाथ रखे उन्हें इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करने लगी थी। सर आपका ऑर्डर। दरवाजे पर वेटर था जो ट्रॉली खिसकाते हुए चला आया था। शाम की चाय के साथ उसने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। वो जानता था कि याले को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मीठे में लबे शीरी। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर कोई और बात होगी। जमील ट्रॉली घसीटता हुआ उसके पास ले आया था। याले ने चाय का कप उठाया। अरे ये क्या? जमील का इशारा उसके खाली चाय पीने की तरफ था। ये पिज़्ज़ा कौन खाएगा? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, वरना तुम तो जानती हो कि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा दिल नहीं चाह रहा। हौले से इनकार किया था। जी नहीं, तुमने दोपहर में भी बहुत थोड़ा सा खाया था। चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। उससे मुस्कुराते हुए एक प्लेट उठाकर अपने लिए एक छोटा सा टुकड़ा उसमें डाला, फिर याले के लिए एक प्लेट बनाई। याले ने बहुत हैरान भरी नज़रों से उसे देखा था कि सिर्फ उसकी खातिर वो पिज़्ज़ा खा रहा था, वरना वो जानती थी कि जरमील को पिज़्ज़ा सख्त नापसंद है। वो सब किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। रेहान शेख की फरमाइश पर चिकन निहारी चाइनीज़ राइस बना रही थी। उसने देखा कि यहाँ रात के खाने पर टेबल पर मीठे का एहतमाम लाजमी होता है, इसलिए उसने सइयों का जर्दा बना लिया था। बल्कि रेहान शेख ने तो 2-3 और डिशेस खाने की मीठे में बोल दी थी। उसने कहा कि यही बहुत है, इतना खाना बना बना के क्यों ज़ाया करें, खर्चा अलग होगा। उसे मालूम था कि रेहान शेख की खुराक ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ उन लोगों की वजह से बोल रहे थे। मकसूम सिमरन चाइनीज़ राइस के लिए बारीक बारीक सब्जियां काट रही थी कि सवैयां भूनती मकसूम को पुकारा। जी सिमरन भाभी। उसने पलट कर देखा। तुमने आरफीन के हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी? जी जी नहीं। सिमरन के यूँ अचानक पूछने पर वो बौखलाकर रह गई। उफ ओ मकसूम, आरफीन का बहुत ज़्यादा गहरा जख्म आया है। खैर तुम ये सारे काम छोड़ो और सबसे पहले जाकर आरफीन के हाथ की ड्रेसिंग कर दो। जाओ शाबाश। सिमरन भाभी बस ये सवैयां कर दूं फिर करती हूँ। वो जानती थी कि आरफैन इससे ड्रेसिंग नहीं करवाएगा। मैं कह रही हूँ ना, तुम छोड़ दो, ये नूरी देख लेगी। नूरी ये सवैयां तुम तैयार कर दो। जी बीबी जी। नूरी फौरन आके बड़ी थी। मकसूम मरती क्या ना करती कि मज़दाक वहाँ से निकलती चली गई। अब अकेले में उसका सामना कैसे करे? सबके सामने तो आरफीन ने जाहिर नहीं होने दिया था कि वो उससे नाराज़ या बदगुमान है। मकसूम के किचन से निकलने के बाद हिरान ने रज़ा को काउंटर पर बिठाया और उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। जाती हुई मकसूम को गहरी नज़रों से देखा था उसने और सिमरन के पास पड़ी।
सिमरन भाभी की अपनी मकसूम भाभी का मिजाज कुछ अलग नहीं है। नई नवेली दुल्हन वाले अंदाज तो बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई नाजो नखरा, वरना नई नवेली दुल्हनें तो अपने हस्बैंड के पास बैठने के बहाने ढूंढती हैं। मगर मैंने तो ये भी नोट किया है कि आरफीन भाई के हाथ पर लगे जख्म की फिक्र जैसे उनको होनी चाहिए वो उन्हें बिल्कुल नहीं है। वरना क्या उन्हें सब काम वगैरह छोड़ छाड़ कर उनके पास नहीं बैठना चाहिए था? मगर वो तो बिल्कुल लापरवाही बरत रही हैं। हीरा को अजीब सा शक गुजरा था। नहीं, ये सब मैंने तो नोट नहीं किया। सिमरन ने बगौर हीरा को देखा था। चलें, आप कीजिएगा। हीरा बुरी बात किसी के पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करते। सारी सब्जियां तकरीबन कट चुकी थी जिन्हें वो अब पतीली में डाल रही थी। नहीं सिमरन भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बुरी तरह छीम कर रह गई। एनीवेज, ये सब फजूल बातें छोड़ो, ये उनका अपना मसला है। तुम रजा को देखो वो क्या कर रहा है। अगर भूखा हो तो उसे डिनर बना के खिला दो। मैं इतने चावल भिगो देती हूँ। वो पतीली का ढक्कन रखकर चावल लिए सिंक की तरफ बढ़ी थी। जी बेहतर। वो काउंटर पर बैठे रजा को गोद में ली जिसने किचन से निकली थी। मखसूम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कमरे में आई। अजीब सी झिझक माने थी उसके अंदाज में। किस कदर बेहिस हो गई थी कि इतनी जहमत भी नहीं की कि आरफीन के हाथ का जख्म ही पूछ लेती। वो शर्मिंदा शर्मिंदा से चलती आरफीन के पास आ ठहरी। आरफीन जो बेड पर लेटा आंखों पर बाजू रखे जाने वो सो रहा था या फिर जाग रहा था, उससे बगौर देखा था। आरफीन ने अपना वही हाथ आंखों पर धरा था जो जख्मी था। उसने आहट पर बाजू चेहरे से हटाया तो अपने करीब हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए मकसूम को पाया। वो जो टिकटिकी बांधे यकटुक से देखने में मगन थी, सटपटा के रह गई। वो मैं आपके हाथ की ड्रेसिंग करने आई थी। निगाह झुकाए जैसे कोई मुजरिम अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद कर लूँगा, सर्द लबो लहजे में कहते हुए उसने फिर से आंखों पर बाजू धर दिया था। वो खामोश होकर रह गई, मगर ये खामोशी चंद पल की ही थी। देखिए प्लीज़, मुझे और आजमाइश में मत डालिए। मुझे वैसे ही शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अच्छा, बहुत खूब। तो तुम्हारे अंदर एहसास का जज्बा है। हैरत हो रही है मुझे ये सुनकर। वह एक झटके से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बगौर अपना अक्स वहां तलाश करने लगा। उसके यूं अचानक खड़े होने पर मकसूम गड़बड़ा के 2 कदम पीछे हटी थी। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? लबो लहजे में हल्की सी नमी घुली हुई थी। तो तुम ऐसे वैसे करने की इजाज़त ही कब दे रही हो? जो मैंने अंदाज में बोलता हुआ ओले से मुस्कुरा दिया। मकसूम उसकी जो मैंने बात का मतलब समझ के निगाहों का रुख ही फेर की जिसे आरफिन ने नहायत गौर से देखा था। एनीवेज, मुझे इस ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आपका जख्म भी तो गहरा है, ड्रेसिंग ज़रूरी है। नहीं, तुम्हें मेरे ज़ख्म की फ़िक्र है? सीने पर दोनों बाजू बांधकर उसके चेहरे के नकुश को देखने लगा। फिर से मुश्किल सवाल। मुझे ही नहीं, सबको आपकी फ़िक्र है। और सिमरन भाभी ने ही मुझे आपकी ड्रेसिंग के लिए भेजा है। इसका मतलब अगर सिमरन भाभी तुम्हें ना भेजती तो तुम नहीं आती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो सही मानों में मुश्किल में पड़ गई थी। तुम तो खुशफहमी में भी रहने नहीं देती हो। और फिर होले से मुस्कुराकर वापसी बेड पर लेट गया। बाजू आंखों पर धर लिया। मकसूम को बहुत अफसोस हुआ। उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके उसको पुकारा था। ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रख दो और प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। जाते हुए लाइट ऑफ करती जाना। साफ लफ्ज़ों में उसे उस कमरे से चले जाने के लिए हुक्म दिया था। उसने नहायत बेबसी से आरफीन को देखा। फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखा और कमरे से निकलती चली गई। लाइट ऑफ करना नहीं भूली। रात का खाना वो दोनों खा चुके थे। जरमील तो ब्लैंकेट सर तक ओढ़े कब का सो भी चुका था। आधे से ज्यादा बेड उसने अपने पहाड़ जैसे वजूद से घेरा हुआ था। कमरा भी इतना कुशादा नहीं था। वो नीचे ही सो जाती और बिलफर्श सुकर सिमट कर नीचे भी लेट भी जाती तो यकीनी था कि वो बर्फ बन जाती। कमरे में इस कदर ठंड थी कि अब उससे सोफे पर बैठा भी नहीं जा रहा था। काफी देर बैठे रहने से उसका वजूद शल होने लगा था। सर्दी के मारे जिस समय कपकपाहट सी शुरू होने लगी थी, बिलाखिर उसी फैसले पर मोहर लगा दी कि अब बेड पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं। वो आराम आराम से चलती हुई बेड के दूसरे कोने पर सुकर सिमट कर लेट गई। नींद तो बहुत आ रही थी मगर ठंड जैसे उसकी नस नस में घुस रही थी। ब्लैंकेट भी एक ही था जो जमीन ने खुद पर लपेटा हुआ था। जाने वो और क्या क्या सोचती रहती कि एक जोरदार झटके से उसकी मरमरी नाजुक कमर के गिर्द जमील ने अपना बाजू हमायल करके उसे अपनी जानिब जो खींचा कि वो पूरी तरह उसके वजूद का हिस्सा बनी थी। याले इस अचानक अवतार के लिए कथित तौर पर तैयार नहीं थी। नहायत सहमी हुई नज़रों से उसे अपनी तरफ झुके हुए उस चेहरे को तक रही थी जो धीरे धीरे उसके सहमे हुए चेहरे पर अपनी उंगलियों के लम्स छोड़ रहा था। इन सब आंखों में वो अपना उभरता अक्स बगौर देख रहा था। इन सब आंखों में वो अपने नाम का ख्वाब से जाना चाहता था। एक नया जहान आबाद करना चाहता था। इन गुलाबी गुदास लबों पर अपने नाम की माला परवाना चाहता था। उस रोशन पेशानी पर वो अपने प्यार की मोहर सबत करना चाहता था। उसके सीने में धड़कते दिल पर विराजमान होकर वो राज करना चाहता था। उसके नाम के साथ जुड़ा अपने नाम को रोशन ता क़यामत कायम और दायम रखना चाहता था। वो ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा चाहता था और उस पर अमल की पासदारी चाहता था। मत दूर रहा करो मुझसे याले, मुझे तुम्हारी दूरी एक पल के लिए भी गवारा नहीं। और फिर वो कैसे मज़ामत करती, वो उसके एहतजाज को खातिर में ला ही कब रहा था। और शायद उसका अपना दिल भी यही गवाही दे रहा था कि वो थक चुकी थी। ज़रमीन के प्यार की छाँव में रहना चाहती है। उसकी चाहत की खुशबू में रच बस जाना चाहती है। वो जो उसका दिल उसके खिलाफ था, अब ज़रमील की माला जपना चाहता था जिसमें वो बन जाना चाहती थी। ज़िंदगी भर ज़रमील की हो जाना चाहती थी। इस पर एतबार करना चाहती थी। सब कुछ भूल कर वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी। मगर ये इकरार, ये इजहार वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही पार्ट 4 का हम यहाँ अख्ताम करते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। कल इंशाल्लाह